तो हाँ जी दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। करते बड़ा आज के सेशन को स्टार्ट। तो हम लोग अपना ये लास्ट लेग जो रिवीजन मैराथन लेकर के आए हैं, फाइनल गियर मैराथन। तो ये फाइनल गियर रिवीजन का आज हमारा 5वां सेशन आने वाला है एंड इसके साथ आज आपका कंपनीज एक्ट का पूरा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। तो हमने सीए इंटर लॉ के लिए सितंबर 2025 और अगर किसी बच्चे का जनवरी 26 अटेम्प्ट है उनके लिए फाइनल गियर रिवीजन ऑर्गेनाइज करी थी। 4 पार्ट्स ऑलरेडी आपके आ चुके हैं एंड जिसके अंदर हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 इन चारों पार्ट्स के अंदर आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 जो आपके सिलेबस का है वो सारा रिवाइज किया, जो सेक्शन 1 से स्टार्ट होता है एंड सेक्शन 138 तक जाता है। यहां तक सारी कवरेज पहले 4 पार्ट्स में हम कर चुके हैं, वो आप हमारे YouTube चैनल पर फाइंड आउट कर पाएंगे। आज हम पार्ट नंबर 5 इसका रिवाइज करने जा रहे हैं एंड इसके साथ आपका कंपनीज एक्ट का सिलेबस भी रैप अप होगा। और आज के सेशन में हम अपने कंपनीज एक्ट के लास्ट के 2 चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 10 जो आपका आता है वो आता है ऑडिट एंड ऑडिटर्स का एंड यहां पर आप सीखेंगे भाई सेक्शन नंबर 139 से लेकर 148 एंड फाइनली एक टॉपिक आपका छोटा सा आएगा एंड दैट विल बी फॉरेन कंपनी। इसके बाद अगर आपके सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में इन टोटलिटी 15 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें से 11 आप कवर कर जाएंगे। फिर बाकी 4 चैप्टर्स आपके सिलेबस में रहेंगे, जिसमें से एक एलएलपी, एक फेमा, एक जीसीए, एक आईयूएस। ये 4 टॉपिक्स बच जाएंगे। पर इसके साथ कंपनीज एक्ट का जितना भी पोर्शन है आपके सिलेबस के लिए कवर हो जाएगा एंड आपके एग्जामिनेशन में कंपनीज एक्ट लगभग वेटेज रखता है 60 नंबर की, तो 60 मार्क्स का कवरेज आप यहां पर कर जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू करते हैं आज की रिवीजन को स्टार्ट। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपने ऑडिट एंड ऑडिटर्स। सबसे पहली बात वही कॉम्पैक्ट बुक का हम इस्तेमाल करेंगे, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहा है एंड हर रिवीजन के बाद हम हर चैप्टर के एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ये वाले ईएफक्यूज भी डाउनलोड कर पाएंगे। आते हैं जी एंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं ऑडिट एंड ऑडिटर्स। अब जब हमने लास्ट चैप्टर फिनिश किया था वहां पर हमने सेक्शन 138 पढ़ा था, जहां पर आपने इंटरनल ऑडिट सीखा था। तो सर ये चैप्टर किस चीज का आ गया? इस चैप्टर में जब भी ऑडिट की बात आएगी, यहां पर ऑडिट का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट, या जिसको आप स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बोलते हैं। एंड ये करना अलाउड किसको होता है? सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्योंकि अगर आपको ऑडिटर बनना है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको होना पड़ेगा एक सीए। पर क्या सर हर सीए हर कंपनी का ऑडिट कर सकता है? तो द आंसर इज नो। फॉर एग्जांपल आज अगर मेरी कोई कंपनी है एचजी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड और मैं उसी का ऑडिट करना चाहूं तो मेरे को अलाउड नहीं होगा। तो यहां पर सबसे पहली बात सीखने की यही होती है कि किसी भी कंपनी में अगर आपको ऑडिटर बनना है तो ऑडिटर बनने की क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहली बात लॉ ने क्या कहा भाई, ऑडिटर बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? आपको होना पड़ेगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। पर आज अगर एक सीए अकेला काम ना करके एक फर्म बनाकर भी काम करता है तो फर्म नेम में भी आप ऑडिट कर पाएंगे। पर उस केस में ध्यान रखना, फर्म के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स जो होंगे उनको होना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। दैट इज मेजॉरिटी पार्टनर शुड बी सीएस हु आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। बाकी सारे सीएस सीएमए कोई और प्रोफेशनल चलेगा, पर मेजॉरिटी फर्म में सीएस की चलनी चाहिए। और ये जो ऑडिट होगा ये फर्म के नाम पर होता है एंड फर्म के बिहाफ पर साइन कौन करेगा? सिर्फ वो वाला पार्टनर जो क्या होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये तो बात है क्वालिफिकेशन की। इसके बाद हमने सीखा था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर कि जी कभी कभी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए। इसके लिए सेक्शन 141 का सबसेक्शन 3 आया। अलग अलग क्लॉजेस आपने पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले क्लॉज ने क्या कहा? अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट है तो आप ऑडिट नहीं कर पाएंगे, पर एलएलपी को ऑडिट करना अलाउड है बिकॉज एलएलपी लाया ही गया था प्रोफेशनल्स के लिए। तो ये वाला स्ट्रक्चर बनाकर अगर आप ऑडिट करना चाहेंगे चलेगा, पर अगर आप कंपनी वगैरह बनाकर किसी दूसरी कंपनी का ऑडिट करना चाहते हैं वो आपको अलाउड नहीं है। आप ऑडिट नहीं कर सकते अगर आप उसी कंपनी के ऑफिसर या इंप्लॉय हैं। फॉर एग्जांपल हम क्लासेस में एग्जांपल लेते थे सीए नितिन का एंड आज वो रिलायंस का ऑडिट करने जाना चाहते हैं और वो रिलायंस के ही डायरेक्टर है या रिलायंस के ही इंप्लॉय हैं, तो आप रिलायंस का ऑडिट नहीं कर पाएंगे। या फिर आप एम्प्लॉय या सॉरी पार्टनर या एम्प्लॉय हैं ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी के। तो आज अगर आप रिलायंस का ऑडिट करने जा रहे हैं, रिलायंस के एक ऑफिसर है मिस्टर मुकेश अंबानी जी, तो नितिन अगर आप मुकेश अंबानी जी के पार्टनर हैं या उनके एम्प्लॉय हैं तो भी आपको रिलायंस का ऑडिट करना अलाउड नहीं होगा। अगला जो पॉइंट आता है ये इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये पॉइंट नितिन अपने लिए भी पढ़ेंगे, अपने पार्टनर्स के लिए भी ध्यान में रखेंगे और अपने रिलेटिव्स के लिए भी ध्यान में रखेंगे। तो आप या आपका पार्टनर या आपका रिलेटिव एक भी रुपए की सिक्योरिटी या इंटरेस्ट ना होल्ड करता हो, मतलब एक भी रुपए की सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड करना अलाउड नहीं है। किसमें? कैश या को सब्सिडरी। अब सर यहां पर कैश का मतलब क्या है? कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग एंड को सब्सिडरी। तो आप रिलायंस में या उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट या को सब्सिडरी किसी भी कंपनी में एक भी रुपए की सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट आपको, आपके पार्टनर और रिलेटिव सबको ध्यान में रखना है। पर ये बात बोलने के बाद लॉ मेकर ने यहां पर बनाई एक एक्सेप्शन, पर ये जो एक्सेप्शन बनाई गई ये बनाई गई सिर्फ रिलेटिव के लिए कि अगर आपका रिलेटिव चाहे तो वो 1 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है। पर ध्यान रखना 1 लाख रुपए का आपको क्या चेक करना है? फेस वैल्यू। तो अगर रिलेटिव चाहे वो 1 लाख रुपए तक की फेस वैल्यू की सिक्योरिटी होल्ड कर पाएगा। और अगर मल्टीपल रिलेटिव चाहे सर क्या मिलकर सारे 1-1 लाख होल्ड करेगा? ना, एग्रीगेट में 1 लाख अलाउड है। तो अगर मल्टीपल रिलेटिव्स भी होंगे एग्रीगेट में 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी एंड आप क्या चेक करेंगे? फेस वैल्यू इतना होल्ड करना अलाउड है। पर सर बाई चांस अगर किसी रिलेटिव की सिक्योरिटी होल्डिंग 1 लाख से टप जाए तो क्या इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? लॉ का नहीं, हम आपको 60 डेज का करेक्टिव एक्शन लेने का मौका देंगे। पर ये पॉइंट यहां पर खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी आप, आपका पार्टनर या आपका रिलेटिव इनडेप्टेड भी नहीं होना चाहिए 5 लाख से ज्यादा के लिए। ध्यान रखना इनडेटनेस वाला पॉइंट तीनों के लिए। तो आपको या आपके पार्टनर को या रिलेटिव को 5 लाख तक की इनडेटनेस अलाउड है, या आपने कोई गारंटी सिक्योरिटी ना दी हो 1 लाख से ज्यादा की तो 1 लाख तक की गारंटी एंड सिक्योरिटी आप तीनों को देना यहां पर परमिटेड है। अगला पॉइंट आया, आप या आपकी फर्म का कोई भी बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए कैश के साथ,
को सब्सिडरी के साथ, पर यहां पर एक और कंपनी आती है सब्सिडरी ऑफ द एसोसिएट। एंड यहां पर सर बिजनेस रिलेशन का क्या मतलब है, कोई भी रिलेशन जो आप कमर्शियल पर्पस के लिए एंटर करते हैं। पर सर मैं जो ऑडिट कर रहा हूं, ऑडिट करना भी तो एक बिजनेस रिलेशन ही है, तो क्या वो भी बिजनेस रिलेशन जाएगा? नहीं। तो लॉ ने क्या कहा, अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस रेंडर कर रहे हैं वो बिजनेस रिलेशन में काउंट नहीं होता, वरना अगर कोई ट्रांजैक्शन की गई है आर्म्स लेंथ प्राइस पर, मतलब एक ऐसे प्राइस पर जो कंपनी किसी थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी से चार्ज करती है, तो वो भी यहां पर हो जाएगा आपका एक्सक्लूड। अगला पॉइंट ने क्या कहा, आप ऑडिट नहीं कर सकते अगर आपका रिलेटिव उस कंपनी में डायरेक्टर या केएमपी के पद पर है। ध्यान रखना, नॉर्मल सा एम्प्लॉई चलेगा, पर अगर डायरेक्टर या केएमपी है तो आपको ऑडिट करना अलाउड नहीं होगा। अगला पॉइंट आया जी, आप ऑडिट नहीं कर सकते अगर आप कहीं भी या तो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, और अगर आप ऑडिट करना भी चाह रहे हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 कंपनीज का ऑडिट करना आपको अलाउड है। 20 से ज्यादा कंपनी का ऑडिट आप नहीं कर पाएंगे। जब ये 20 की हम लिमिट देखते हैं, बड़ा ये लिमिट हर पार्टनर के लिए अलग अलग देखी जाती है, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 20 की लिमिट में काउंट ही नहीं होती। कौन कौन सी? ओपीसी, डोरमेंट स्मॉल या प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम, वो आपकी इसके अंदर कंसिडर ही नहीं होगी। अगली बात, किसी कोर्ट ने अगर आपको फ्रॉड के लिए दोषी पाया, 10 साल का बैन आप पर लग जाएगा। एंड लास्टली, आप ऑडिट नहीं कर पाएंगे अगर आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी या उसकी होल्डिंग या सब्सिडरी को सेक्शन 144 वाली कोई भी सर्विस रेंडर कर दी। एंड लास्ट पॉइंट का क्या ध्यान रखना बेटा, जितनी भी डिस्क्वालिफिकेशंस आप पढ़ते हो, ये जिस समय ऑडिटर के पद पर अपॉइंट होते हो तब भी ध्यान में रखनी है, और अगर ऑडिट करते करते डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपका ऑफिस क्या मान लिया जाता है? कैजुअली विकेट। तो हम कहेंगे जी आपके ऑफिस में एक कैजुअल वैकेंसी वहां पर अराइज हो गई है। एंड सर यहां पर जो सेक्शन 144 आया ये क्या बोलता है? तो हमने सेक्शन 144 देखा था और उसने आपको कुछ ऐसी सर्विसेज बताई थी जो अगर एक ऑडिटर कंपनी को रेंडर कर दे तो उसको कोई भी माफी नहीं मिलेगी। तो हमने एक निमोनिक बनाया था माफी, जहां पर एमसी क्या बन गया? मैनेजमेंट सर्विस रेंडर करना अलाउड नहीं है, एक्चुरियल या अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग सर्विस। अगला है जी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपने डिजाइन किया, फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आउटसोर्स की गई, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, अगर ये सर्विसेज आपने रेंडर करी हुई हैं तो ऐसे केस में आप ऑडिट नहीं कर पाएंगे। चलो सर ये तो समझ में आ गया ऑडिटर कौन होगा और कौन नहीं होगा, पर अब किसी भी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है ये हमने ऑलरेडी जाना था। किसी भी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करना एक ऑर्डिनरी बिजनेस होता है और मेंबर द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट कराया जाता है। पर इस बात में एक दिक्कत है सर, आज अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है लेट्स सपोज जुलाई 2015 में, तो उसका पहला फाइनेंशियल ईयर जाकर के खत्म होगा मार्च 2026 में, और उसकी पहली एजीएम उसको करने के लिए मिलता है दिसंबर 26 तक का समय। तो अगर हमने पहले पहले ऑडिटर के आने के लिए पहली पहली एजीएम का इंतजार किया तो पहले पहले साल के खातों का ऑडिट कौन करेगा? इसलिए लॉ ने क्या कहा, किसी भी कंपनी में जो ऑडिटर के अपॉइंट करने का कानून है उसे हम कर रहे हैं डिवाइड। किसी भी कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होगा, और उसके बाद जितने भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स आएंगे उनका तरीका थोड़ा सा अलग चलता है। एंड यहां पर साथ में एक बात का और ध्यान रखना, फर्स्ट ऑडिटर का जो कानून है एक नॉर्मल कंपनी के केस में थोड़ा सा अलग चलता है, पर अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो या गवर्नमेंट ओन्ड या कंट्रोल कंपनी हो उनके केस में थोड़ा अलग चलता है। लाइकवाइज सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करने का तरीका एक नॉर्मल कंपनी के केस में थोड़ा सा अलग चलेगा एंड एक गवर्नमेंट कंपनी के केस में थोड़ा सा अलग। इस तरीके से ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का कानून है डिवाइडेड। तो आते हैं और सबसे पहले सीखते हैं फर्स्ट ऑडिटर किसी भी कंपनी में कैसे आएगा, और क्योंकि ऑडिटर को अपॉइंट किया जा रहा है पहला पहला काम है इसलिए बात ना लिखिए इस चैप्टर के पहले सेक्शन में 139। अगर आप आएंगे 139 पर, वो आपको सिखाता है किसी भी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट कैसे होते हैं। देखते हैं जी फर्स्ट ऑडिटर के रिगार्डिंग यहां पर क्या लिखा है। तो कह दीजिए अगर आप एक नॉर्मल कंपनी हो तो नॉर्मल कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने की पावर दी गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के इनकॉर्पोरेट होते ही 30 दिन में। पर अगर डायरेक्टर ऐसा करना भूल जाए तो फिर मेंबर उसे अपॉइंट करते हैं 90 दिन के अंदर, और ये ऑडिटर अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? फर्स्ट एजीएम तक। और फर्स्ट एजीएम में हम क्या कहेंगे, ये ऑडिटर ने अपना ऑफिस विकेट किया या रिटायर किया। पर सर अगर वो गवर्नमेंट कंपनी हो तो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने की पहली पावर दी गई है सीएजी को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 60 दिन में। एंड ध्यान रखना सीएजी खुद ऑडिट नहीं कर रहा, सीएजी ऑडिटर को अपॉइंट कर रहा है। पर सर अगर सीएजी भूल जाए तो फिर डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे अगले 30 दिन में, और अगर डायरेक्टर्स भी भूल जाए फिर मेंबर अपॉइंट करेंगे 60 दिन में, और ये भी अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? फर्स्ट एजीएम। क्लासेस में हमने याद कैसे किया था, फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है? 30-90-60-30 ऐसे आप याद रखना कि पहली पावर डायरेक्टर के पास 30 दिन, वरना मेंबर 90 दिन, वरना सीएजी डायरेक्टर एंड मेंबर 60-30-60। इस तरीके से फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा और ये अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? फर्स्ट एजीएम तक। अब सर कंपनी की पहली एजीएम आने वाली है और अब हम ऑडिटर को अपॉइंट करवा सकते हैं। तो सीखते हैं सबसे पहले एक नॉर्मल कंपनी में फर्स्ट एजीएम में ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। तो लॉ ने कहा जी जैसी फर्स्ट एजीएम आएगी कंपनी आप वहां पर मेंबर द्वारा अपने ऑडिटर को अपॉइंट करवाना, और वो अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? छठी एजीएम तक। तो दैट इज जैसी फर्स्ट एजीएम आएगी मेंबर यहां पर आपका फर्स्ट ऑडिटर करेंगे अपॉइंट, सॉरी फर्स्ट नहीं, मेंबर आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर करेंगे अपॉइंट, और ये अपना ऑफिस होल्ड करेगा 6th एजीएम, उसके बाद फिर से 6th एजीएम, उसके बाद फिर से 6th एजीएम एंड सो ऑन। दैट इज कहने का तात्पर्य है मेंबर जब एजीएम में ऑडिटर को अपॉइंट करेगा वो ऑडिटर अपना ऑफिस कितने टाइम के लिए होल्ड कर रहा है? 5 साल। तो फर्स्ट एजीएम से लेकर छठी एजीएम 5 साल आपके बनेंगे। सवाल आपके लिए जो आता है सर ये मैक्सिमम 5 साल है या मिनिमम 5 साल है? ध्यान रखना कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, ये है 5 साल।
तो 5 ही साल के लिए आप अपना ऑफिस करते हैं होल्ड, तो आज के दिन में अगर मेंबर ऑडिटर को अपॉइंट करेगा 5 साल के लिए अपॉइंट करना ही पड़ेगा, ना मिनिमम है ना मैक्सिमम, 5 इयर्स के लिए ही ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। हाँ, 5 साल से पहले ऑडिटर अपना ऑफिस छोड़कर जाना चाहेगा वो अलाउड है, उसका प्रोसीजर सीखेंगे। मेंबर रिमूव करना चाहेगा वो भी अलाउड है, वो हम सीखेंगे। पर अपॉइंट होगा तो 5 साल के लिए होगा। पर सर क्या 5 साल के बाद उसे फिर से 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या फिर से 5 साल के लिए? बिल्कुल। क्या फिर से 5 साल के लिए? बिल्कुल। तो 5-5 साल करके आप उसे अपॉइंट कर सकते हैं, वो चलेगा। तो इस तरीके से मेंबर एजीएम में ऑडिटर को करेंगे अपॉइंट 6th एजीएम तक, फिर 6th एजीएम एंड सो ऑन। एंड सर जिसको भी ऑडिटर अपॉइंट करना है जबरदस्ती अपनी मर्जी से अपॉइंट कर दें या उस सीए से पहले पूछना है भाई तुम ऑडिट करना भी चाहोगे या नहीं? बेटा पूछना पड़ेगा। तो जिसको भी आप अपॉइंट करना चाह रहे हैं, एक तो उससे उसका रिटन कंसेंट लेना, और जिस समय आप ऑडिटर से उसका कंसेंट मांग रहे हैं, ऑडिटर से आपको एक सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है, जिस सर्टिफिकेट में ऑडिटर ये सारी बातें बताएगा। इस पर भी पेपर में सवाल आए, सर्टिफिकेट में ऑडिटर क्या क्या बताएगा कि जी वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, उसका अपॉइंटमेंट एज पर टर्म है 5 साल के लिए, विद इन लिमिट है, मैक्सिमम 20 ऑडिट्स वो कर रहा है, और अगर उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस कहीं चल रहा है तो वो वाली बातें भी ऑडिटर सर्टिफिकेट में बताता है। फिर अगर मेंबर एजीएम में ऑडिटर को अपॉइंट कर देगा तो कंपनी ऑडिटर को इंटीमेट करेगी जी मुबारक हो, आपको मेंबर ने अपॉइंट कर दिया है, एंड आरओसी को भी ये बात इंटीमेट करी जाती है इन द फॉर्म एडीडी 1। पर सर एक चीज बताइए, जब एजीएम आएगी, क्या एजीएम में बैठ के ही इंडिया में इतने सारे ऑडिटर्स के ऑप्शन है? क्या एजीएम में बैठकर हम डिसाइड करते हैं लॉने का? नहीं। एजीएम आने से पहले ही कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो अपनी तरफ से एक नाम का रिकमेंडेशन मेंबर्स के लिए लाते हैं, और मेंबर के आगे वो रिकमेंडेशन एजीएम में पेश करते हैं और मेंबर्स को अप्रूव करते हैं। तो सर डायरेक्टर से ऑडिटर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होगा? तो वो प्रोसीजर आपके लिए आ रहा है। तो लॉने का जी आप ये चीज चेक करिए कि जिस कंपनी की बात आप कर रहे हो उसमें एज पर सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है या नहीं। तो अगर तो ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद से एक सीए को सिलेक्ट करेंगे और उसका रिकमेंडेशन मेंबर को पेश कर देंगे। पर अगर उस कंपनी में ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है तो फिर ऑडिटर कौन बने, उसका रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी पास करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिकमेंडेशन पसंद आ गया तो वो ये रिकमेंडेशन दे देंगे मेंबर को। पर अगर डायरेक्टर को रिकमेंडेशन पसंद नहीं आया तो डायरेक्टर ऑडिट कमेटी से कहेंगे देखो भाई आपका रिकमेंडेशन पसंद नहीं आया, कोई और नाम लेकर के आओ। अब अगर ऑडिट कमेटी कोई और नाम ले आती है और डायरेक्टर को पसंद आता है तो वो मेंबर को रिकमेंड कर देंगे। पर अगर ऑडिट कमेटी का नहीं जी हमारे पास तो यही एक नाम है, हमारे हिसाब से बढ़िया है, आप देख लो क्या करना है, तो सिर्फ फिर डायरेक्टर्स देखेंगे क्या करना है, और उन्हें ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन मानना बाउंड नहीं होता, और वो अपनी तरफ से अपना रिकमेंडेशन मेंबर के आगे पेश करेंगे। फिर मेंबर एजीएम में ऑडिटर का सिलेक्शन करेंगे और इस तरीके से ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ एक कंपनी में ऑडिटर को किया जाता है अपॉइंट। अब अगली बात, बड़ा लॉ मेकर ने ये तो कह दिया कि कंपनी में ऑडिटर आएगा तो 5 साल के लिए, फिर 5 साल के लिए, फिर 5 साल के लिए एंड सो ऑन। पर यह लॉ बनाने के बाद लॉ मेकर को एक डर लगा कि जी जैसे रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, अगर रिलायंस का ऑडिट लेट सपोज कर रही है पीडब्ल्यूसी ने पहले 5 साल ऑडिट किया, पार्टनर ने बड़े अच्छे से काम किया, कोई घपला ना किया हो। फिर 5 साल ऑडिट किया, पार्टनर थोड़ा सा रिलैक्स होने लगा कि यार ये कंपनी कोई घपला नहीं करती, पुराना ऑडिट सही किया ही था, तो उसका ऑडिट प्रोसीजर जो है ना वो थोड़े से लीनियंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तब सवाल उठता है जी क्या पीडब्ल्यूसी से अगर हम 15, 20, 25 साल तक ऐसे ऑडिट कराए जाएं, क्या एक रिस्क आ जाता है? एक रिस्क आ जाता है कि ऑडिटर शायद लीनियंट होना स्टार्ट कर देगा। इसलिए लॉ मेकर एक रिक्वायरमेंट लेकर के आए, कूलिंग ऑफ पीरियड, और उन्होंने कहा जी एक कूलिंग ऑफ पीरियड की रिक्वायरमेंट लगा रहे हैं, और हम एक रिक्वायरमेंट लगा रहे हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर की, कि कंपनीज आपको अपना ऑडिटर एक समय के बाद रोटेट करना ही पड़ेगा। ऐसी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अब लॉ मेकर ले आए हैं सेक्शन 139 के सबसेक्शन 2। पर सबसे पहली बात, क्या रोटेशन का लॉ इंडिया की हर कंपनी पर अप्लाई करता है? ना। तो जिस कंपनी पर रोटेशन का लॉ नहीं लगता, क्या वो 5-5 साल करके बार बार सेम इंसान से भी ऑडिट करवा सकती है? करवा सकती है। तो इसलिए नॉर्मली तो ऑडिटर आ जाएगा, पर अगर आप पर रोटेशन का लॉ लगता है फिर आपको अपना ऑडिटर बदलना ही पड़ेगा। एंड रोटेशन की रिक्वायरमेंट कौन सी कंपनी पर एप्लीकेबल है? या तो आप लिस्टेड कंपनी हो, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, या प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ है, या कोई भी कंपनी प्राइवेट या पब्लिक जिसकी बोरोइंग्स है 50 करोड़ की। तो इन पर रोटेशन की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है। पर अगर आप ओपीसी या स्मॉल कंपनी हो तो रोटेशन की रिक्वायरमेंट आप एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। एंड फिर आप जब भी ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे आपको एक समय के बाद ऑडिटर बदलना ही पड़ेगा। सर कितने टाइम के बाद ऑडिटर बदलना पड़ेगा? तो लॉ ने कहा जी अगर आप किसी इंडिविजुअल सीए से अपना ऑडिट करा रहे हो, उस इंडिविजुअल सीए को मैक्सिमम आप 1 टर्म दे पाएंगे 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर की, और अगर किसी फर्म से ऑडिट कराया उसको 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स अलाउड है, और दोनों को ही अपना टर्म पूरा करने के बाद 5 साल का कूलिंग पीरियड लेना पड़ेगा। तो 5 साल के दौरान वो ऑडिट नहीं कर पाएंगे, तो ये अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ईवाई को ऑडिटर अपॉइंट किया था तो पहले 5 साल के लिए ऑडिट कराएंगे, फिर 5 साल का कूलिंग पीरियड यहां पर आएगा। और ध्यान रखना इन 5 साल के कूलिंग पीरियड के दौरान ईवाई तो ऑडिट कर ही नहीं सकती। पर अगर ईवाई का पार्टनर कहे देखो जी मैं ईवाई में भी पार्टनर हूं और मेरी एक दूसरी फर्म भी है, तो क्या दूसरे फर्म से ऑडिट करवा ले? ना। इस 5 साल के कूलिंग पीरियड के दौरान कोई कॉमन पार्टनर वाली फर्म से भी ऑडिट नहीं कराया जाएगा। सर ईवाई की ना इंडिया में बहुत सारी नेटवर्क एंटिटी है, एसआरबीसी एंड एसोसिएट्स, एसआर बाटली एंड एसोसिएट्स, तो क्या अलग अलग नेटवर्क एंटिटी या फर्म से ऑडिट करा पाएंगे? वो भी आपको अलाउड नहीं है। आपको नेटवर्क एंटिटी से भी ऑडिट करवाना अलाउड नहीं है।
और सर अगर ईवाई का पार्टनर ईवाई से रिजाइन करके कोई दूसरी फर्म ज्वाइन कर ले तो क्या वो दूसरी फर्म ऑडिट कर पाएगी? उसको भी अलाउड नहीं है। तो अगर पार्टनर रिजाइन कर जा रहा है और दूसरी फर्म ज्वाइन कर रहा है, कूलिंग पीरियड के दौरान वो भी ऑडिट नहीं कर पाएंगे। तो 5 साल के कूलिंग पीरियड के दौरान इन सब एंटिटीज को ऑडिट करना अलाउड नहीं होगा। अगला सवाल आपके लिए, सर जब ये नया कानून आया तो जो पुरानी कंपनीज अपने पुराने ऑडिटर से लगातार ऑडिट करवाती हुई आ रही थी, क्या उन्हें एकदम से ऑडिटर बदलना पड़ा? ना, लॉ मेकर ने उन्हें 3 साल का ट्रांजिशन पीरियड दिया था कि जितनी भी पुरानी कंपनीज थी, जिनके भी पुराने ऑडिटर ये कंपनीज एक्ट आने से पहले चल रहे थे, आप 3 साल तक और ऑडिट उनसे करवा सकते थे, वो आपको अलाउ कर दिया गया था। एंड लास्टली एक छोटी सी बात और क्या क्लैरिफाई करिए, किसी भी कंपनी के अगर मेंबर चाहें तो वो ये कह सकते हैं कि देखो जी हमारा ऑडिट ईवाई तो करेगा, पर जब 5 साल ईवाई ऑडिट करेगा, 5 साल के अंदर 2 साल ऑडिट करेगा पार्टनर नंबर 1, 2 साल ऑडिट करेंगे पार्टनर नंबर 2, 1 साल ऑडिट करेंगे पार्टनर नंबर 3। तो विद इन द फर्म आप अलग अलग पार्टनर और उनकी टीम्स को रोटेट कर सकते हो, और अगर आप चाहें तो एक से ज्यादा भी ऑडिटर आप अपॉइंट कर सकते हैं, जिसे जॉइंट ऑडिटर भी बोला जाता है। चलिए, तो ये सारी बातें आती है आपकी एक नॉर्मल कंपनी के सब्सिक्वेंट ऑडिटर की। पर अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी हो, उसमें सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे आएगा? तो लॉ ने कहा जी गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर 5 साल के लिए आता, वहां पर ऑडिटर हर साल बदलेगा, और हर साल ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा? सीएजी। और सर कितने टाइम में अपॉइंट करेगा? फाइनेंशियल ईयर के शुरू होते ही 180 डेज के अंदर अंदर ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो दिस इज हाउ कंपनीज में ऑडिटर्स को किया जाता है अपॉइंट। अब सर जिसको भी ऑडिटर अपॉइंट किया था, वो अगर अपना टर्म पूरा करता है, दैट इज 5 साल या जो भी उसका टर्म था, अगर टर्म कंप्लीट करके वो अपना ऑफिस खत्म करता है, तो उसको तो हम बोलते हैं रिटायरमेंट, कि ऑडिटर अपने ऑफिस से हो गया रिटायर। पर अगर टर्म पूरा होने से पहले किसी भी वजह से उसका ऑफिस खत्म हो जाए, फॉर एग्जांपल ऑडिटर की डेथ हो गई, डिस्क्वालीफाई हो गया, रिजाइन करके चला गया, या मेंबर ने रिमूव कर दिया, उसको लॉ की भाषा में क्या बोला जाता है? कैजुअल वैकेंसी। तो अब सवाल उठता है, अगर टर्म पूरा होने से पहले ही ऑडिटर के ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी आ जाए, तो फिर बाकी का ऑडिट या आगे का ऑडिट कौन करेगा? तो इसी सेक्शन ने उस चीज का भी जवाब दिया कि अगर ऑडिटर के ऑफिस में कभी भी कैजुअल वैकेंसी आती है, तो फिर नया ऑडिटर कैसे आएगा? तो नॉर्मल कंपनी के केस में नया ऑडिटर अपॉइंट करने की पावर दी गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 दिन में। पर अगर ऑडिटर रिजाइन कर गया था, तो लॉ मेकर कह रहे कुछ घपला है, हो सकता है डायरेक्टर ने ऑडिटर को परेशान किया हो, तो ऐसे केस में अगले 3 महीने में आपको मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अगर वो गवर्नमेंट कंपनी होती है, तो गवर्नमेंट कंपनी में कैजुअल वैकेंसी फिल करने की पहली पावर है सीएजी के पास 30 दिन में, वरना डायरेक्टर फिल करेंगे 30 दिन में। एंड जो भी ऑडिटर कैजुअल वैकेंसी फिल कर आएगा, वो अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? अगली एजीएम तक। पर सर लास्ट बात बता दो, अगर ऑडिटर के ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी नहीं आई और ऑडिटर हुआ है रिटायर, रिटायर मतलब उसने अपना टेन्योर पूरा कर लिया, तो फिर क्या हो? तो यहां पर कंपनी के पास 2 चॉइस होती है, क्या हम चाहें तो इस रिटायरिंग वाले को ही रीअपॉइंट कर सकते हैं, बिल्कुल, पर इसे रीअपॉइंट करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब आप उसे रीअपॉइंट कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि वो डिस्क्वालीफाइड ना हो, दैट इज रीअपॉइंटमेंट के वक्त भी आपको सेक्शन 141 का ध्यान रखना है। वो डिसइंटरेस्टेड ना हो, मतलब उसने पहले से कंपनी को ये ना कह दिया अरे भाई 5 साल तुम्हारा इतनी कम फीस पर ऑडिट करके ना मैं परेशान हो गया हूं, मेरे को आगे रीअपॉइंट मत करना। तो अगर ऑडिटर पहले ये बात बोल चुका है, फिर रीअपॉइंट नहीं होगा। और अगर आप उसकी जगह कोई दूसरा ऑडिटर लाना चाहते हैं, तो यहां पर आपको एसआर पास करना पड़ता है, साथ में सेक्शन 140 हम पढ़ेंगे, जहां पर आपको एक स्पेशल नोटिस की रिक्वायरमेंट भी आएगी। तो अगर ये 3 केसेस नहीं है, तो आप उसी को रीअपॉइंट कर सकते हैं। यही वाली बात यहां पर लिखी है कि रिटायरिंग ऑडिटर में भी रीअपॉइंटेड प्रोवाइडेड वो डिस्क्वालीफाइड ना हो, डिसइंटरेस्टेड ना हो, और एसआर पास ना हुआ हो उसके बदलने के लिए। और जस्ट फॉर नॉलेज ध्यान रखना, पूरे कंपनीज एक्ट में ये एक अकेला ऑर्डिनरी बिजनेस होता है जहां पर आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? एसआर की। वरना बाकी कंपनीज एक्ट में सारे के सारे ऑर्डिनरी बिजनेस ओआर से पास हुए थे, पर यह एक अकेला ऑर्डिनरी बिजनेस है जहां आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? एसआर की। एंड सर एक लास्ट बात छोटी सी और, मैंने कहा क्या हुआ? वो कह रहे सर ऑडिटर रिटायर हो गया और ना तो हमने इसी को रीअपॉइंट किया, ना इसकी जगह कोई नया लाए, हम ये काम करना ही भूल गए। तो जी अगर आप ये काम करना भूल गए फिर क्या माना जाए? तो लॉ ने लॉ बनाते हुए क्या कहा, जो आपका रिटायरिंग ऑडिटर है उसी को ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड मान लिया जाएगा। बस ध्यान रखना, ये वाले पॉइंट का फायदा एक ऐसी कंपनी नहीं उठा पाएगी जिस पर रोटेशन की रिक्वायरमेंट है, मतलब वो भूलना अफोर्ड नहीं कर सकती, बिकॉज आपको तो अपना ऑडिटर बदलना ही था, तो आप ये बात नहीं भूल सकते। बाकी अगर कोई कंपनी है और वो ये बात बताना भूल जाए, तो जो रिटायरिंग ऑडिटर होगा उसी को आप ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड मान लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो बुक में ये वाला सेक्शन जो है मल्टीपल पेजेस में रन करता है, पर आपकी कॉम्पैक्ट बुक में सारे प्रावधान एक सिंगल पेज में समराइज है कि किसी भी कंपनी में ऑडिटर आता कैसे है। सर ऑडिटर आता कैसे है तो सीख लिया, पर ऑडिटर जाता कैसे है ये तो सिखा दो। तो इसी से अगले सेक्शन ने सिखा दिया ऑडिटर जाता कैसे है, और जाने के केसेस अलग अलग हो सकते हैं। ऑडिटर को रिमूव करना, रिजाइन करना, स्पेशल नोटिस, अलग अलग बातें यहां पर आएंगी। तो आते हैं जी और सेक्शन 140 को करते हैं स्टार्ट। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए जी सीखते हैं भी किसी भी कंपनी में ऑडिटर जाएगा कैसे। तो जाने का सबसे पहला केस कौन सा है? रिमूवल का। तो जी अगर कंपनी अपने ऑडिटर को रिमूव करना चाहे कर तो सकती है, पर ऑडिटर को रिमूव करना इतना आसान नहीं होता। ऑडिटर को रिमूव करने से पहले आपको सीधे सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अगर कोई भी कंपनी अपने ऑडिटर को रिमूव करना चाहती है, तो ऐसे केस में सबसे पहले एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा,
अगले 30 दिन में फिर आपको सीजी से अप्रूवल लेना है, और अगर सरकार का अप्रूवल आ गया फिर अगले 60 दिन में आप मेंबर से एसआर पास कराएंगे, तब जाकर ऑडिटर रिमूव होगा। सर रिमूव तो कर दिया, पर अब बाकी का ऑडिट कौन करेगा? तो जैसे आप ऑडिटर को रिमूव करोगे, ये क्या बन जाएगा? ऑडिटर के ऑफिस में वैकेंसी, और फिर कैजुअल वैकेंसी वाला लॉ लगकर आप नए ऑडिटर को करेंगे अपॉइंट। सर ऑडिटर को तो रिमूव हमने कर दिया, पर अगर ऑडिटर खुद कंपनी को लात मार कर जाना चाहे, क्या वो भी अलाउड है? बिल्कुल, ऑडिटर भी रिजाइन कर सकता है। तो अगर कोई ऑडिटर रिजाइन करना चाह रहा है, लॉ कह रहे हैं जी ऐसे केस में ऑडिटर आप 30 दिन का अपना एक रेजिग्नेशन लेटर प्रोवाइड करिएगा। और रेजिग्नेशन लेटर आप किसको दोगे? अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है तो कंपनी को, आरओसी को और सीएजी को, और अगर एक नॉर्मल कंपनी है तो कंपनी और आरओसी को। एंड फाइनली यहां पर एक लास्ट केस आता है विच इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये वाला पॉइंट कब अप्लाई करता है बेटा? ये पॉइंट अप्लाई करता है जब एक कंपनी का ऑडिटर हो रहा है रिटायर। जब एक कंपनी का ऑडिटर हो रहा है रिटायर, कंपनी एज पर लॉ अगर चाहे तो उसे रीअपॉइंट कर सकती थी। मतलब लॉ ने अलाउ कर रखा है कि आप इसी रिटायरिंग वाले को रीअपॉइंट कर लो, पर मेंबर कह रहे ना, इसको हम रीअपॉइंट नहीं होने देंगे। तो आज एक रिटायरिंग ऑडिटर है जो एज पर लॉ रीअपॉइंट हो सकता है, पर मेंबर कह रहे हैं जी हम इसे रीअपॉइंट नहीं होने देंगे, तो इसको रीअपॉइंट मत करिए, या इसकी जगह नया ऑडिटर लाइए। अगर मेंबर एक ऐसी बात बोलना चाहता है तो इसके लिए मेंबर को देना पड़ेगा सेक्शन 115 का एक स्पेशल नोटिस। तो आपने चैप्टर नंबर 7 में सेक्शन 115 पढ़ा था स्पेशल नोटिस का। फिर एक स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड है, एंड स्पेशल नोटिस कितने मेंबर देते हैं? जिनके पास या तो 1% की टोटल वोटिंग पावर है, या कम से कम 5 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल है। इतने मेंबर एक स्पेशल नोटिस कंपनी को देंगे। कंपनी को जो स्पेशल नोटिस दिया जाता है मीटिंग से कम 14 डेज पहले दिया जाता है, और कंपनी बाकी सारे मेंबर्स को यह बात इंटीमेट करती है मीटिंग से 7 दिन पहले। तो जी ये बात कंपनी इंटीमेट करेगी, एंड अगर मीटिंग में मेंबर ने रेजोल्यूशन पास कर दिया तो जाकर के आपका ऑडिटर बदल जाएगा। पर जैसा मैंने कहा, सेक्शन कब लगेगा? अगर रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट किया जा सकता था और नहीं कर रहे। अब मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं बड़े ध्यान से आंसर करना। सर अगर एक कंपनी पर रोटेशन की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल थी, एक इंडिविजुअल सीए का 5 साल पूरा हुआ, तो रिटायर तो वो भी हुआ, पर हम चाहकर भी उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते, तो इसको बदलना मेरी मजबूरी है, यहां पर ये सेक्शन नहीं लगेगा। पर सर अगर मैंने एक फर्म को अपॉइंट किया था, उसके 10 साल पूरे हो गए, 5-5 साल के 2 टेन्योर, इसको भी बदलना मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरे पर रोटेशन का लॉ लगता है, तो यहां पर भी ये वाली बात नहीं लगेगी। सर ये वाली बात लगेगी कब? अगर आपने एक फर्म को अपॉइंट किया था और बड़ा फर्म का लेट्स सपोज पहला टेन्योर पूरा हुआ, तो आपने ईवाई को अपॉइंट किया था, ईवाई के 5 साल यहां पर पूरे हो गए, एंड अब मेंबर चाहे तो इसको रीअपॉइंट कर सकते थे, पर मेंबर कह रहे नहीं, ईवाई से परेशान हो गए, अब इसको बदलेंगे। तो इस मोमेंट पर सेक्शन 140 का सबसेक्शन 4 कर जाएगा अप्लाई, और मेंबर को देना पड़ेगा स्पेशल नोटिस एज पर सेक्शन 115। और ये सेक्शन लगता कब है? जब मेंबर कह रहे हैं कि हमें रिटायरिंग ऑडिटर की जगह कोई दूसरा ऑडिटर लाना है, या मेंबर कह रहे हैं जी एटलीस्ट रिटायरिंग वाले को रीअपॉइंट नहीं करेंगे। पर ये वाली बात कहां अप्लाई नहीं करेगी? अगर ऑडिटर ने 5 या 10 साल का टेन्योर कंप्लीट किया है 139 सबसेक्शन 2 में, दैट इज रोटेशन वाला अगर केस है तो ये बात एप्लीकेबल नहीं है, वरना ये सेक्शन कर जाएगा अप्लाई। और जैसे ही स्पेशल नोटिस की बात मेंबर से पता चलेगी, कंपनी के अरे जी हम तो आने वाली मीटिंग में ईवाई को रीअपॉइंट करने का सोच रहे थे, पर मेंबर आकर स्पेशल नोटिस देगा, कह रहे नहीं इसको बदलेंगे। तो जैसी कंपनी को यह बात पता चलेगी, कंपनी ये वाली बात इंटीमेट करेगी अपने ऑडिटर को, और जैसी ऑडिटर को यह बात इंटीमेट होगी, ऑडिटर के पास अधिकार है कि वो अपनी सफाई में अपनी एक रिप्रेजेंटेशन दे सकता है कि देखो भी मेंबर मेरे को क्यों नहीं रिअपॉइंट कर रहे, मैं बहुत बढ़िया हूं, मेरे से ऑडिट करवाओ, ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी। तो ऑडिटर अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, और जब तक कंपनी 7 दिन पहले बाकी सारे मेंबर को स्पेशल नोटिस वाली बात बताती, तो अगर उससे पहले ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन दे दी तो कंपनी उसी के साथ ऑडिटर की रिप्रेजेंटेशन भी मेंबर्स को सेंड कर देगी। पर अगर ऑडिटर की रिप्रेजेंटेशन आने में थोड़ी सी देरी हो गई, तो ऐसे केस में स्पेशल नोटिस तो ऑलरेडी जा चुका है, तो हम ऑडिटर की रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग में रीड आउट कर देंगे, एंड साथ में उसकी कॉपी आरओसी के पास फाइल कर देंगे। पर जी जैसी कंपनी ने रिप्रेजेंटेशन खोलकर पड़ी, ईवाई कंपनी को ही गालियां दे रहे हैं, कह रहे जी बेकार कंपनी है, आथू एकदम घटिया कंपनी है, इसको तो मैं ऑडिट नहीं करता, ये क्या वो क्या। तो अगर वो कंपनी के बारे में ही डिफेमेटरी बातें बोल रहा है, तो ऐसे केस में कंपनी एनसीएलटी का अप्रूवल लेगी, और फिर कंपनी ना तो ऑडिटर की रिप्रेजेंटेशन भेजने को बाउंड है, ना ही उसको रीड आउट करने को बाउंड है। दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 140 का सबसेक्शन 4। एंड फाइनली यहां पर आपका सेक्शन 140 का सबसेक्शन 5 आया, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये सेक्शन अब एनसीएलटी को एक पावर दे रहा है कि एनसीएलटी चाहे तो किसी भी कंपनी का ऑडिटर बदल सकता है। सर एनसीएलटी ऑडिटर क्यों बदलेगा? बिकॉज उस ऑडिटर ने या तो फ्रॉडुलेंटली काम किया था या फ्रॉड करने में साथ दिया था। तो ऐसे केस में एनसीएलटी के पास पावर है कि वो कंपनी का ऑडिटर बदल देगा, एंड जिस भी ऑडिटर को यहां से हटाया जाएगा, ऑब्वियसली इसने फ्रॉड किया है तो 447 में वो लायबल होगा, और 5 साल का बैन उस पर लग जाएगा। पर सर 141 तो कह रहा था फ्रॉड के केस में 10 साल का बैन है। ध्यान रखना बेटा, 141 में 10 साल का बैन तब लगता है अगर फ्रॉड के लिए दोषी पाया था किसी कोर्ट ने, पर अगर ट्रिब्यूनल आपको फ्रॉड के लिए दोषी पाता है तो आप पर बैन लगता है 5 साल का। एंड सर ऑडिटर रिमूव तो कर दिया, पर फिर नया ऑडिट कौन करेगा? तो इस सेक्शन ने क्या कहा, अगर एनसीएलटी ने किसी भी कंपनी के ऑडिटर को या तो अपनी मर्जी से रिमूव किया या किसी तीसरे पर्सन की एप्लीकेशन पर रिमूव किया, तो एनसीएलटी ही नया ऑडिटर अपॉइंट करेगा।
पर अगर एनसीएलटी ने उसे रिमूव किया था सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन पर, तो एनसीएलटी सीजी से कह देगा सीजी आप उस कंपनी का नया ऑडिटर कर दीजिए अपॉइंट, और इस तरीके से ऑडिटर को आप रिमूव कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 140। एंड फाइनली सर 139 भी देख लिया, 140 भी देख लिया, 141। अब जी ऑडिटर आ रहा है, इतना काम कर रहा है, पैसा तो देना बनता है ना। तो सेक्शन 142 यहां पर आया और उसने कहा भाई ऑडिटर को रेम्युनरेट कितना किया जाएगा ये डिसाइड कौन करेगा। तो ऑडिटर की रेम्युनरेशन कंपनी में या तो मेंबर खुद ही जनरल मीटिंग में डिसाइड कर बता देंगे, या वो डिसाइड करने का एक तरीका बता देंगे। फॉर एग्जांपल वो कह देंगे डायरेक्टर आप डिसाइड कर लेना। पर जो कंपनी का सबसे पहला ऑडिटर आता है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, उसकी रेम्युनरेशन कौन फिक्स कर देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जब भी ऑडिटर की रेम्युनरेशन की बात आती है उसमें आप क्या क्या कवर करोगे, उसके अंदर बेटा कवर हो जाता है ऑडिटर के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी ऑडिट के दौरान दी गई वो भी उसकी प्रोफेशनल सर्विसेज का ही पार्ट है। पर अगर उसने कोई एक्स्ट्रा काम आपके लिए किया, फॉर एग्जांपल कैपिटल रिडक्शन के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का सर्टिफिकेट दिया, कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट दी और उसके लिए कोई पैसा चार्ज किया, वो उसकी ऑडिट फीस का पार्ट नहीं माना जाता। दिस वाज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 142। इसके बाद यहां पर आता है आपका सेक्शन 143। इस पर मैं आपको बाद में लेकर जाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 144 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अब हम पढ़ाते हैं आपको 145। एंड 145 किसी से डील करता है, ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। बहुत ज्यादा ज्ञान बरसा रहा है, कह रहा ऑडिटर साहब ऑडिट करने के बाद जो रिपोर्ट बनाओगे ना उस पर साइन करना ध्यान रखना। और साइन ध्यान रखना 141 ने बताया था, साइन आपका वही वाला पार्टनर कर सकता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और अगर आप अपनी रिपोर्ट में कुछ भी नेगेटिव बताते हो, दैट इज अगर आप एक क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, तो उसका रीजन भी साथ में बताना, पब्लिक को सस्पेंस में छोड़ देना कि जी आपने ओपिनियन क्यों दिया। अगली बात, ऑडिटर साहब आपकी एक और जिम्मेवारी है कि कंपनी जब भी कोई जनरल मीटिंग बुलाएगी आपको भी नोटिस भेजा जाता है सेक्शन 101 में, तो या तो आप खुद से मीटिंग अटेंड करने जाना या अपने बिहाफ पर किसी ऐसे इंसान को भेज देना जो कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए अदरवाइज क्वालिफाइड होता। और अगर आप या आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं जा पा रहा तो आपको कंपनी से स्पेसिफिकली एग्जम्पशन मांगनी पड़ेगी। और मीटिंग के अंदर आपके पास अधिकार होगा कि जो भी मैटर एज एन ऑडिटर आपको कंसर्न करते हैं उनके ऊपर आप अपनी बात जनरल मीटिंग में पेश कर पाएंगे। तो दिस वाज अबाउट आपका सेक्शन 146। एंड फाइनली अगर कोई भी कंपनी या ऑडिटर सेक्शन 147 की बातों को ब्रेक करता है तो कंपनीज एंड ऑडिटर पर यह पनिशमेंट लगेगी। तो बेटा अगर कंपनी ने कोई भी प्रावधान को कन्वीन किया, ये कंपनी के ऊपर का फाइन है। एंड अगर ऑडिटर चैप्टर की बातों को तोड़ता है तो ऑडिटर पर फाइन कितना है, 25,000। मैक्सिमम फाइन ज्यादा नहीं 5 लाख या 4 टाइम्स योर रेम्युनरेशन व्हिचएवर इज लोअर। पर अगर यह साबित हो गया कि आपने फ्रॉडुलेंट तरीके से ऑडिट किया था तो फाइन बढ़कर हो जाएगा आपका, सॉरी मिनिमम फाइन 25,000 से बढ़कर हो जाएगा 50,000, मैक्सिमम फाइन हो जाएगा 25 लाख या 8 टाइम्स द रेम्युनरेशन व्हिचएवर इज लेस। और ज्यादा नहीं सीए साहब, 1 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। जितनी रेम्युनरेशन आपको मिली होगी वो सारी कंपनी को रिफंड करनी पड़ेगी और आपकी गलत ऑडिट रिपोर्ट से कंपनी का, उसके मेंबर या क्रेडिटर का जो भी नुकसान हुआ है उनकी भरपाई भी आपको करनी पड़ेगी। और जब इतने क्वांटम ऑफ डैमेजेस आएंगे, बड़ी बात नहीं है कि जी ऑडिटर के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। तो अगर ऑडिटर का पैसा खत्म हुआ, उसके जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब लायबल होंगे वो पैसा लाकर देने के लिए। दैट इज पैसा पे करने की जो लायबिलिटी है वो पूरी फर्म की जॉइंट एंड सेवरल है। पर ध्यान रखना, जब जेल जाने की बात आएगी ऑडिटर ये नहीं कहेगा चले यार मैं 2 महीने के लिए जेल चला जाता हूं, दूसरा पार्टनर 2 महीने के लिए, दूसरा पार्टनर 2 महीने के लिए ना। जेल जाने वाली बात के लिए वही वाला ऑडिटर लायबल होगा जिसने एक्चुअली में फ्रॉड किया था। तो दिस वाज अबाउट आपका सेक्शन 147 एंड दिस लीव्स अस विद 2 सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। एक आपका आता है 148 कॉस्ट ऑडिट, एक आपका आता है 143। पहले 143 कर लेते हैं। जब ये सिखाएगा किसी भी कंपनी का जब ऑडिटर ऑडिट करने आता है तो ऑडिट के दौरान उसकी पावर्स या ड्यूटीज क्या क्या है। तो जी व्हाट आर द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, इसको हम करेंगे डिस्कस। तो बच्चों ये सेक्शन आपको 2 बातें सिखाएगा, ऑडिटर के राइट क्या है, ड्यूटीज क्या है। राइट की बात तो बड़ी आसान है और सेक्शन ने फटाफट से राइट लिखकर खत्म कर दिया। और जी किसी भी कंपनी का जब ऑडिट करने आप जाओगे आपके अधिकार क्या होंगे कि जी आप कंपनी से बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिमांड कर सकते हो। एंड किसी भी पॉइंट पर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए आप कंपनी से डिमांड करिए, वो जानकारी आपको फर्निश करी जाएगी। और अगर आप कंपनी के कंसोलिडेटेड खातों को ऑडिट कर रहे हो तो उसके सब्सिडरी और एसोसिएट के खाते भी आपके लिए अवेलेबल कराए जाएंगे, ये आपके अधिकार है। तो ऑब्वियसली एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर यही राइट मेरे को प्रोवाइड किया जाएगा। पर जब बात आती है जिम्मेवारियों की तो सेक्शन ने थोड़ी सी जिम्मेवारियां आपके ऊपर ले डाउन करी। तो ये थोड़ी सी रिस्पांसिबिलिटी है सीए साहब, जब आप ऑडिट करने जाएंगे इन रिस्पांसिबिलिटीज का वाहन आपको करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली जिम्मेवारी क्या कह रही है, ड्यूटी टू मेक इंक्वायरीज। अब लॉ मेकर कहते हो भाई सीए आपने करी है, आपने सारा लॉ पढ़ रखा है, आपने एसएस पढ़े हुए हैं, तो ऑडिट कैसा होना चाहिए वो आपको पता है और आप अपने नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स के हिसाब से एक किसी भी कंपनी का ऑडिट करते हुए चलिएगा। पर हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहे हैं जहां पर कंपनीज जनरली बहुत ज्यादा घपले करती है, तो इन पॉइंट्स की इंक्वायरी करना ना भूलना। तो जब भी आप ऑडिट करने जाएं किसी भी कंपनी में इन वाले पॉइंट्स की स्पेसिफिक इंक्वायरी करना। इंक्वायरी करने के बाद सब कुछ ओके है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। पर अगर इंक्वायरी करने के बाद पता चला हाँ जी यहाँ तो गड़बड़ है, तो ऐसे केस में आपको ये बात अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट क्या कह रहे हैं भाई, सबसे पहली बात यहां पर हमने एक निमोनिक बना दिया, पर्सनल लोन फ्रॉम एसबीआई। तो पर्सनल से क्या बना, आप ये चीज जरूर चेक करना कि डायरेक्टर ने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कंपनी के रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज ना कर दिए हो। अगली बात,
अगर कंपनी ने किसी को भी लोन इन एडवांस प्रोवाइड किया है तो उसकी टर्म बढ़िया हो, प्रेजुडिशियल ना हो, एंड अगर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई तो कंपनी को सिक्योरिटी मिली हो। मतलब ऐसा ना हो कंपनी ने डायरेक्टर के दिमाग को बड़े सस्ते में लोन दिलवा दिया, कंपनी का पैसे के मजे बोल रहा है, तो ऐसा काम ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। लाइकवाइज कंपनी ने किसी भी लोन को एज ए डिपॉजिट शो ना कर दिया हो, मतलब कंपनी ने दिया तो किसी को लोन है कि उधार पर पैसा वो मांगने आया था, मैंने पैसा दे दिया, पर कंपनी का दिखा रही है नहीं जी मैंने तो उसके पास पैसा जमा कराया हुआ है, ऐसा ना किया हो, बिकॉज कंपनी को लोन के ऊपर करनी पड़ती है प्रोविजनिंग। तो प्रोविजन बनाने से बचने के लिए कंपनी कई बार ये चला के दिखा देती है, सीएसआर ध्यान रखना। अगली बात, अगर कंपनी कह रही है कि उसने साल भर में कोई शेयर कैश के लिए अलॉट किया था, मतलब पैसे के लिए अलॉट किया था, तो पैसा कंपनी को मिल गया हो, और अगर पैसा नहीं आया था तो उस चीज को कंपनी ने फाइनेंशियल में प्रॉपर्ली शो किया हो एज कॉल्स इन एरियर। अगली बात, कोई भी बुक एंट्री प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी ना हो। बुक एंट्रीज उन एंट्रीज को बोला जाता है जिसके लिए कंपनी के पास कोई सपोर्टिंग वाउचर नहीं होता, फॉर एग्जांपल बैड डेट, फॉर एग्जांपल प्रोविजन। यहां पर घपले बहुत ज्यादा होते हैं बिकॉज इनका कोई बिल नहीं होता, तो इनका खास ध्यान रखना चाहिए साहब। एंड फाइनली, अगर कंपनी बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो चलेगा, पर अगर कोई और कंपनी है तो उसका डे टू डे काम इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता, एंड जनरली कोई भी इंसान अपनी इन्वेस्टमेंट को नुकसान पर नहीं बेचता। तो अगर कंपनी ने अपनी कोई इन्वेस्टमेंट का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से नीचे था, मतलब लॉस पर सेल कर दिया, तो ध्यान रखना कंपनी ने कोई घपला ना किया हो। ऐसा ना हो कि कंपनी का कोई एसेट किसी रिश्तेदार को बड़े सस्ते रेट में सेल कर दिया गया हो, इस चीज का भी सीए साहब खास ध्यान रखना। फिर सेक्शन ने कहा कि सीए साहब ऑब्वियसली एक और जिम्मेवारी आपकी क्या है कि आपको बनानी पड़ेगी एक रिपोर्ट, एंड आप जो रिपोर्ट बनाएंगे वो कंपनी के मेंबर्स को एड्रेस होगी, जिसमें आप मेंबर को ये बताएंगे कंपनी के खाते ट्रू एंड फेयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं यानी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज एक्ट एंड एसए के हिसाब से खाते प्रॉपर्ली बने हैं नहीं, और अगर आपकी रिपोर्ट में कोई भी क्वालिफिकेशन है उसका प्रॉपर रीजन आपको स्टेट करना पड़ेगा। फिर अगला जो पॉइंट आता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग ऑन प्रिंसिपल असर्शन। सर ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट कहता है जी मैं जो भी बातें बता रहा हूं सीए साहब ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट में हमेशा आएंगी। ये इंक्वायरी वाले पॉइंट से अलग कैसे है? इंक्वायरी वाले पॉइंट आप सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट में तब बताते हो अगर उसमें कुछ नेगेटिव है, पर ये जो बातें हैं इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल असर्शन। ये आपको अपनी रिपोर्ट में हमेशा बतानी है, अगर सही है तो सही की तरह, गलत है तो गलत की तरह, तो ये बातें हमेशा रिपोर्ट होंगी। इसके लिए भी हमने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, याद करते हैं। बुक्स पर कंट्रोल, बैलेंस शीट में एएस, ब्रांचेस की फंक्शनैलिटी पर कमेंट, एंड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क ऑन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। तो इस तरीके से इसे याद करने की कोशिश करना, एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो सीए साहब आप ये लिखोगे अपने ऑडिट रिपोर्ट में कि जी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है, खाते डायरेक्टर ने बनाया, आपका काम सिर्फ चेक कर रहा था। आप ये भी लिखना कि कंपनी ने प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स फॉलो किए हैं या नहीं, बैलेंस शीट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार हुई है या नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए गए हैं या नहीं, ब्रांचेस पर जिन पर आप विजिट कर पाए थे बहुत बढ़िया, पर जहां नहीं जा पाए उनसे पीरियोडिकल रिटर्न आपको मिल गई थी या नहीं, कंपनी की फंक्शनैलिटी पर कमेंट कि जी कंपनी का काम धंधा सही चल रहा है, लग रहा है कंपनी सही तरीके से काम करती रहेगी, सारी जानकारी जो भी आपने मैनेजमेंट से मांगी आपको मिली, कोई भी डायरेक्टर 164 सबसेक्शन 2 में डिस्क्वालिफाइड नहीं है, और अगर कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करने के प्रोसेस के ऊपर आपकी कोई भी टिप्पणी है, कोई भी रिजर्वेशन है, वो भी आप ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। एंड फाइनली यहां पर रूल 11 ने कुछ और पॉइंट भी ले डाउन करे, उसके लिए हम एक निमोनिक बनाते हैं टीडीएस और पीएफ। तो ये वाली बातें भी आपकी ऑडिट रिपोर्ट में हमेशा आनी चाहिए, जिसमें टी से क्या बना जी सीए साहब ध्यान रखना कि कंपनी को 7 साल के बाद ना अनक्लेम डिविडेंड का पैसा आईपीएफ में डलवाना होता है, वो ट्रांसफर हो गया हो। कंपनी ने अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो 123 को प्रॉपर्ली कंप्लाई किया हो। अगली बात, कंपनी एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रही है जिसमें ऑडिट ट्रेल एडिट लॉग का फीचर है, 128 में ये बात पढ़कर आए थे। इस चीज का ध्यान रखना ऑडिटर साहब, आपकी जिम्मेवारी है कि ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाए। अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन है उसकी प्रोविजनिंग अगर होनी थी प्रॉपर्ली करी गई हो। अगर कंपनी को किसी भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लॉस होने वाला था तो उसकी भी प्रोविजनिंग प्रॉपर्ली करी गई हो। और कंपनी को आज अगर किसी इंसान को पैसा देना था पर डायरेक्टली उस नेताजी को पैसा देना अलाउड नहीं था, तो कंपनी ने किसी इंटरमीडियरी का इस्तेमाल करते हुए वो पैसा वहां ना पहुंचाया हो। और अगर कंपनी को कहीं से पैसा लेना था, डायरेक्टली रेज करना एज पर लॉ अलाउड नहीं था, तो वंस अगेन किसी इंटरमीडियरी का इस्तेमाल करते हुए वो पैसा रिसीव ना किया होगा। ये वाला पॉइंट आपका हवाला ट्रांजैक्शन से डील करता है, तो इसके रिगार्डिंग भी आप मैनेजमेंट से एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन लीजिएगा। तो सीए साहब ये आपकी जिम्मेवारियां हैं, ये आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में हमेशा बताएंगे। फिर अगली बात आई, अगर ऑडिटर ऑडिट कर रहा है गवर्नमेंट कंपनी का, तो ऑब्वियसली उसे अपॉइंट किया था सीएजी ने। तो सीएजी अपॉइंट करते समय ऑडिटर से कैसे देख भाई जब ऑडिट करने जाए ना, मैं ये 10 पॉइंट बता रहा हूं, ये वाले 10 पॉइंट तू पक्का से टेस्ट कर लियो। तो वो ऑडिट करते वक्त सीएजी ऑडिटर को अपनी तरफ से कोई भी स्पेशल कमेंट दे सकता है। फॉर एग्जांपल आप बीएसएनएल का ऑडिट करने जा रहे हैं, साहब ध्यान रखना उसमें इतने लॉस क्यों हो रहे हैं, ये वाला पॉइंट तरीके से चेक करो। तो अगर सीएजी चाहे ऑडिट के दौरान वो ऑडिटर को अपनी कोई स्पेशल रिकमेंडेशन दे सकता है, और अगर सीएजी कोई बात बोलेगा तो ऑडिटर को ऑब्वियसली वो बात माननी पड़ेगी, और सीएजी की उस बात के लिए रिक्विजिट ऑडिट प्रोसीजर आपको लगाने पड़ेंगे। और जैसे ही ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाकर तैयार करेगा, कंपनी को तो दे देता है पर साथ में सीएजी को भी उसकी कॉपी जाएगी, और रिपोर्ट पढ़ने के बाद अगर सीएजी चाहे तो अगले 60 दिन के अंदर वो अपना कोई कमेंट उसमें ऐड कर सकता है, या सीएजी अगर चाहे वो किसी पॉइंट का सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करा सकता है, और अगर वो चाहे तो बाद में खुद जाकर टेस्ट ऑडिट भी कर सकता है कि सीएस अपना काम सही से कर रहे हैं। तो ये पावर सीएजी को गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट के केस में मिल जाती है। अगली बात है जी ब्रांच ऑडिट की।
सर अगर एक कंपनी की लेट्स सपोज कंपनी दिल्ली की है पर ब्रांच मुंबई में है, अब अगर ऑडिटर भी दिल्ली का है, वो और उसकी पूरी टीम उड़कर मुंबई जाएगी, वहां रुकेगी, कई दिन तक ऑडिट करेगी, तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। तो कंपनी को मिला एक चॉइस कि आप ब्रांचेस का ऑडिट अपनी कंपनी के मेन ऑडिटर से तो करा सकते हो, पर अगर आप चाहें तो ब्रांचेस का ऑडिट कराने के लिए एक अनदर ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो, और वो ऑडिटर अपना ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट मेन ऑडिटर को भेज देगा, जिससे ऑडिटर ऑफिस क्लोज कर लेगा। पर सर अगर कंपनी की ब्रांच यूएसए में है तो वहां तो हमारा कंपनी का ऑडिटर जाने को जा सकता है, पर खर्चा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो लॉने का कंपनी ऐसे केस में आप ऑडिटर ऑडिट उस इंसान से करा सकते हो जो यूएस के कानूनों के हिसाब से वहां ऑडिट करने के लिए क्वालिफाइड होता है, फॉर एग्जांपल सीपीएस। और ये ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाकर मेन ऑडिटर को भेजेंगे और मेन ऑडिटर अपना ऑडिट क्लोज कर देगा। एंड फाइनली सीएस आप ऑडिट कर रहे हो तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को ध्यान रखना। ऐसे हमारे देश में बनाता है आईसीएआई, पर वो किसी भी कंपनी पर तब लगते हैं जब सीजी करता है उसे प्रिस्क्राइब, पर सीजी प्रिस्क्राइब करने से पहले नफरा की हेल्प लेगा, पर अभी तक सीजी ने कोई ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं किया। तो सेक्शन ने साथ में एक बात क्या और बोली कि जी अगर सीजी कोई ऐसे अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा तो जो आईसीआई वाले ऐसे अभी तक बने हुए हैं सीएस आप उन्हीं को फॉलो कर लेना। तो बात क्या बनी कि जी आईसीआई ऐसे बनाएगा, सीजी प्रिस्क्राइब करेगा, जिसके लिए वो नफरा की हेल्प लेगा, पर जब तक सीजी कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा, आईसीआई वाले स्टैंडर्ड ही आप ब्लाइंडली फॉलो करते रहना। तो आज के दिन में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है आईसीआई वाले स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो कर लेते हैं। एंड फाइनली कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज के केस में सीए साहब आपको अपनी रिपोर्ट में एक लास्ट बात और ऐड करनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं कारो, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। पर ये वाली रिक्वायरमेंट हर कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है। कुछ कंपनीज के केस में कारो की भी एक रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, या ग्रुप 2 में ऑडिट के पेपर में पढ़ते होंगे। एंड लास्टली आपकी एक और जिम्मेवारी सेक्शन जाते जाते दे गया, एंड ये जिम्मेवारी काफी बड़ी है, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। क्योंकि अगर सीए साहब आपने ये जिम्मेवारी पूरी नहीं करी तो लिस्टेड कंपनी के केस में सीधा 5 लाख का फाइन आप पर लगेगा, अनलिस्टेड कंपनी के केस में 1 लाख का फाइन आप पर अप्लाई कर जाएगा। और ये जो जिम्मेवारी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर पर तो लगती है, पर साथ में सेक्शन 205 में जो सेक्रेटेरियल ऑडिटर आता है या 148 में जो कॉस्ट ऑडिटर आता है, उन पर भी ये जिम्मेवारी इक्वली अप्लाई करती है। और ये क्या कहता है जी, अगर किसी कंपनी का ऑडिट करते हुए आपने पकड़ा फ्रॉड, तो फ्रॉड की जिम्मेवारी है कि आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी सीजी को। तो सीए साहब जैसे आप कोई फ्रॉड पकड़ोगे उसकी रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, पर सेंट्रल गवर्नमेंट को परेशान तब करना जब फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो सर अगर फ्रॉड पकड़ा पर अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो ऐसे केस में ऑडिटर साहब आप उस फ्रॉड की जिम्मेवारी या रिपोर्टिंग कर देना उस कंपनी की ऑडिट कमेटी या बोर्ड को अगले 2 दिन में। तो फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख का फ्रॉड पकड़ा, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी को बताएंगे, नहीं है तो डायरेक्टर को 2 दिन में क्या क्या बताएंगे कि भाई कौन सा फ्रॉड हुआ, नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, कितना पैसा इन्वॉल्व था एंड कौन से लोगों ने फ्रॉड किया। एंड फिर ऑडिट कमेटी या डायरेक्टर्स की क्या जिम्मेवारी है, वो साल की जब बोर्ड रिपोर्ट तैयार करेंगे उसमें वो इस चीज का डिस्क्रिप्शन देंगे कि फ्रॉड कैसा होगा, कितने रुपए का था, कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी और क्या रेमेडियल एक्शन उन लोगों के अगेंस्ट लिया गया, ये बात डायरेक्टर करेंगे डिस्क्लोज। पर अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का हुआ तो सीए साहब आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में आपको सीजी को वो फ्रॉड रिपोर्ट करना पड़ता है, पर सीधा सीजी के पास मत जाना, पहले मैनेजमेंट से उनकी क्लैरिफिकेशन मांगना है जी ये फ्रॉड हुआ कैसे। तो ऐसे केस में पहले आप अगले 2 दिन में बोर्ड या ऑडिट कमेटी एज द केस में भी उन्हें फ्रॉड के बारे में बताओगे। उन्हें 45 दिन का मौका मिलेगा कि वो अपनी क्लैरिफिकेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर क्लैरिफिकेशन आ गई तो फिर आप सीजी को फ्रॉड की सारी जानकारी अलॉन्ग विद द क्लैरिफिकेशन आगे पास ऑन कर देना, और अगर क्लैरिफिकेशन नहीं आई तो आप सीजी को बता देना देखो भाई इस कंपनी में फ्रॉड हुआ है, मैंने मैनेजमेंट से पूछा था, उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, तो मेरी जिम्मेवारी खत्म। और सीजी में सर बताएंगे किसको, तो बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको ये इंटीमेट करना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी को। तो द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनको आप ईमेल भी करते हो और अपने लेटर हेड पर बाय पोस्ट उन्हें आप ये इंटीमेशन भेजते हो, तब जाकर आपकी जिम्मेवारी होती है कंप्लीट। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 143। वंस अगेन आपकी मेन बुक में ये वाला सेक्शन भी 5-6 पेजेस में रन करता है, पर कॉम्पैक्ट बुक में लगभग 1 पेज के अंदर पूरा सेक्शन समराइज्ड है, सारे पॉइंट्स आपका यहां पर एडिक्वेटली कवर्ड है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज 148। इस पर नॉर्मली पेपर में सवाल नहीं आते बिकॉज ये सेक्शन आपका डील करता है कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट, एंड कॉस्ट ऑडिट करने की पावर सिर्फ किसको दी गई है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को। तो दैट इज व्हाई एज अ सीए ये वाला सेक्शन सीए के एग्जाम में ज्यादा टेस्ट नहीं किया गया, पर सिलेबस का पार्ट है, कभी भी आ सकता है। तो एक एक करके इसको भी समझते हैं। सबसे पहली बात सर, अगर इंडिया में 100 कंपनीज हैं, क्या हर कंपनी को अपने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने होते हैं? नहीं, 100 में से शायद 30 ही कंपनीज ऐसी होती हैं जिन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे। और अगर 30 कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड बना रही हैं तो क्या उन सब कंपनीज को ऑडिट करवाना मैंडेटरी है? ना, 30 में से शायद 10 ही कंपनीज ऐसी होंगी जिन्हें मे भी कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़े। तो पहली चीज, कॉस्ट रिकॉर्ड हर कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं होता, और जिसके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड मैंडेटरी है वो कॉस्ट ऑडिट भी कराए ये भी जरूरी नहीं होता। तो सबसे पहली बात सर, कॉस्ट रिकॉर्ड कौन सी कंपनी को बनाना है? तो लॉने का जी कॉस्ट रिकॉर्ड हर वो कंपनी बनाएगी जो कंपनी कोई स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विसेज में डील करती है। सर स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विसेज का क्या मतलब है? तो इसके लिए कॉस्ट ऑडिट के कुछ रूल्स हैं जहां पर सरकार ने कुछ बिजनेसेस ले डाउन करे हुए हैं।
वहां पर कुछ रेगुलेटेड सेक्टर के बिजनेस हैं जैसे कि टेलीकॉम, एंड कुछ नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के बिजनेसेस भी हैं। तो वो बिजनेसेस वहां पर ले डाउन किए गए हैं। अगर आपकी कंपनी इनमें से कोई भी बिजनेस करती है तो हम कहते हैं आप एक स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विसेज में डील कर रहे हो और आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, प्रोवाइडेड आपकी कंपनी की जो टोटल टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर हम जब देखेंगे वो स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड सारी मिलाकर देखेंगे, अगर वो है 35 करोड़ या उससे ज्यादा। पर आप कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने से एग्जम्प्ट हो सकते हैं अगर आप एज पर एमएसएमई एक माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज हैं। फिर सर कॉस्ट ऑडिट कब कराना होगा? तो लौनेका जी देखो, अगर आप रेगुलेटेड सेक्टर वाले प्रोडक्ट से डील करते हो, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम, तो आपकी टेलीकॉम से टर्नओवर होनी चाहिए कम से कम 25 करोड़ एंड ओवरऑल टर्नओवर होनी चाहिए 50 करोड़, तब कॉस्ट ऑडिट कराना है। और अगर आप नॉन रेगुलेटेड सेक्टर से डील करते हो, फॉर एग्जांपल आप डील करते हो स्टील के अंदर या फिर आप डील करते हो पेस्टिसाइड्स के अंदर, तो ऐसे केस में उस गुड्स या सर्विसेज से आपकी टर्नओवर होनी चाहिए 35 करोड़ एंड ओवरऑल टर्नओवर होनी चाहिए 100 करोड़, तब जाकर के आपको कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा। पर 3 केसेस में आप कॉस्ट ऑडिट से एग्जम्प्ट हो सकते हो। कौन से केसेस? अगर आपका 75% से ज्यादा रेवेन्यू फॉरेक्स से आता है या एक्सपोर्ट से आता है, या आप एसईजेड में काम कर रहे हो, या आप इलेक्ट्रिसिटी बना तो रहे हो पर सिर्फ कैप्टिव कंजम्पशन ओन यूज के लिए, तो कॉस्ट ऑडिट से आप हो जाएंगे एग्जाम। एंड फाइनली सर कॉस्ट ऑडिटर कैसे आएगा? तो कॉस्ट ऑडिटर का कानून बहुत आसान है। कॉस्ट ऑडिटर किसी भी कंपनी में अपॉइंट करने की पावर हर बार होती है डायरेक्टर के पास, पर क्योंकि कॉस्ट ऑडिट ऐसी कंपनीज में हो रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी टेलीकॉम में डील करती है, तो वहां पर सरकार अपनी नजर रखना चाहती है। तो जब भी डायरेक्टर ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, रिमूव करेंगे, कैजुअल वैकेंसी फिल करेंगे, रिपोर्ट आएगी उसकी, हर चीज का एक इंटीमेशन सीजी को हमेशा दिया जाएगा। विद दिस बैकग्राउंड पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो पहले पॉइंट ने ये कहा जी कॉस्ट ऑडिटर को डायरेक्टर हर साल अपॉइंट करते हैं, साल शुरू होती है 180 दिन के अंदर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता, सिर्फ एक कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को ही आप कॉस्ट ऑडिटर बना पाएंगे। एंड कॉस्ट ऑडिटर को कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिनको हम शॉर्ट में कैश बोलते हैं, ये भी फॉलो करने पड़ेंगे। जिसको भी ऑडिटर बना रहे हैं वो अपना रिटन कंसेंट भी देगा और सिमिलर सर्टिफिकेट देगा कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, एज पर टर्म है, विद इन लिमिट है, कौन से केसेस पेंडिंग है। जैसे ही वो अपॉइंट होगा हम कॉस्ट ऑडिटर को भी कहेंगे जी मुबारकबाद, आपको अपॉइंट कर दिया गया, साथ में सीजी को ये बात इंटीमेट करेंगे। एंड वो अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? बेटा वो अपना ऑफिस होल्ड करेगा अगले साल के खत्म होने के बाद, या फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद 180 दिन, या जिस दिन वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दे, विच एवर इज अर्लियर। एंड उसकी रिपोर्ट किसको सबमिट करी जाएगी? उसकी रिपोर्ट सबमिट करी जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और उसकी एक कॉपी आप सीजी के पास 30 दिन में फाइल करेंगे। अगर सर उसको रिमूव करना है, रिमूव करने की पावर डायरेक्टर के पास है, सीजी को इंटीमेट करेंगे। कैजुअल वैकेंसी फिल करने की पावर भी डायरेक्टर के पास है, सीजी को इंटीमेट करेंगे। बस जब उसकी सैलरी पे करने की बात आएगी, अगर तो कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है, डायरेक्टर उसकी सैलरी मेंबर को रिकमेंड करेंगे, मेंबर अप्रूव कर देंगे। पर अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी सैलरी रिकमेंड करेगी बोर्ड को, बोर्ड रिकमेंड करेगा मेंबर को, एंड फाइनली उसकी सैलरी अप्रूव हो जाएगी। एंड जो आपने सेक्शन 147 पेनल्टी का पढ़ा था वो कॉस्ट ऑडिटर पर भी अप्लाई करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका कॉस्ट ऑडिटर, एंड इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर भी होता है समाप्त। तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 कंपनी चेक का होता है पूरा। आ जाते हैं जी इसके अब EFQs पर, एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन। तो इनको हम करेंगे डिस्कस। देखते हैं जी ये EFQs आपको क्या सिखा रहे हैं। सबसे पहला सवाल, बर्थडे कार्ड लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है और एक फर्म से ऑडिट कराना चाहती है। मैक्सिमम कितना ऑडिट आप करा पाएंगे? 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive years, क्योंकि लिस्टेड कंपनी हो, रोटेशन का लॉ आप पर लगता है। Which of the following is a prohibited service as per section 144? कौन सी सर्विस रेंडर करना अलाउड नहीं है? डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। लो जी पहला ही पॉइंट ठीक है। अगला, फॉर अपॉइंटिंग एन ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, तो रिटायरिंग ऑडिटर की जगह अगर कोई और लाना है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? स्पेशल नोटिस चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बीएसपी लिमिटेड ने एक्सपीपी कंपनी एंड एलएलपी को अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया था 31 मार्च 2018 को, एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8। तो कैजुअल वैकेंसी फिल करके हमने एक फर्म को अपॉइंट किया और उसने अपनी अगली एजीएम तक ऑफिस होल्ड किया। तो बड़ा कैजुअल वैकेंसी फिल करके एक ऑडिटर आया, एजीएम तक लगभग 1 साल तक उसने अपना ऑफिस होल्ड किया। ओके, आगे कह रहे जी बीएसपी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है और आज वो पूछना चाहती है कि क्या एक्सपीपी कंपनी एंड एलएलपी को हम फिर से अपॉइंट कर पाएंगे? तो बड़ा बिल्कुल अपॉइंट कर पाएंगे। और कितने टाइम के लिए अपॉइंट कर पाएंगे? 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive years इट कैन बी अपॉइंटेड। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है कि जी आप उसको अपॉइंट कर सकते हो। पहले तो एक टर्म दोगे 5 साल की, उसके बाद फिर से 5 साल। पर सर इससे तो इसका टेन्योर कहीं ना कहीं 11 साल का हो गया। ध्यान रखना ये अलाउड है, बिकॉज ऑफ कैजुअल वैकेंसी फिल कर वो आया था और एजीएम तक ऑफिस होल्ड किया। ये 10 साल से एक अलग टेन्योर की तरह काउंट होता है। इसके बाद पहला टर्म 5 साल, फिर एक और टर्म 5 साल, फिर 5 साल का कूलिंग पीरियड आपको देना पड़ता है। अगला सवाल देखते हैं भी क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे जी अगर ऑडिटर को रिमूव करना है, रिमूव करने की पावर किसके पास है? तो रिमूव करने के लिए सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा और साथ में एसआर से अप्रूवल लिया जाता है। तो शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी? अब बेटा ऑडिट कमेटी का सेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, पर इस पर एक बार सवाल आया हुआ है, तो ध्यान रखना
किसी भी कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत कब होती है? या तो वो हो एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी, या वो एक ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसकी पीएलटी है 10, 50, 100। दैट इज या तो पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा की, या टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा की, या बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा की। ध्यान रखना, जब बोरोइंग देखते हैं 50 करोड़ से ज्यादा देखते हैं, तब जाकर आप पर ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है। तो अगर करंट केस की बात करें तो इस पर ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट कौन सी कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है? तो हम साइड में लिख लेते हैं पीएलटी 10, 50, 100। तो अगर पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, ऑडिट कमेटी चाहिए। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, टर्नओवर 50 करोड़ है, यहां पर आप बच सकते हो बिकॉज़ टर्नओवर की लिमिट 100 है। और अगर बोरिंग 50 करोड़ है तब तो ऑडिट कमेटी चाहिए। तो क्लॉज नंबर बी में आप ऑडिट कमेटी बनाने से बच जाओगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एसएचआरडी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी आपको दी गई है, टर्नओवर इसकी आपको दे रखी है 2000 करोड़ की, मार्जिन अच्छे थे, कंपनी ने स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करने का सोचा है बोर्ड मीटिंग में, रेम्यूनरेशन फाइनलाइज नहीं हुई है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंप्लीटेड द एंगेजमेंट फॉर्मेलिटीज। चलो ये सवाल कॉमन सेंस का है। ये कह रहे जी आज जब ऑडिटर को अपॉइंट किया गया तो ऑडिटर को अपॉइंट करते समय ऑडिटर के साथ एक एंगेजमेंट लेटर साइन किया जाता है। क्या इस एंगेजमेंट लेटर में ऑडिटर की जो ऑडिट फीस है वो मेंशन करना मैंडेटरी होता है, या फीस आप अलग से डिसाइड कर सकते हो? ध्यान रखना, फीस आप अलग से डिसाइड कर सकते हो, एंगेजमेंट लेटर में फीस मेंशन करना मैंडेटरी नहीं होता। इसलिए अगर कोई एंगेजमेंट लेटर बिना फीस के बनाया गया है तब भी उसको एकदम वैलिड माना जाता है। अगला सवाल, जीपी एंड कंपनी एलएलपी एक फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जिसमें 35 पार्टनर हैं। फर्म की 9 ब्रांचेस हैं अक्रॉस इंडिया। फर्म अपॉइंट की गई थी स्टैट्यूटरी ऑडिटर की तरह 31 मार्च 18 को। फर्म में एक पार्टनर है मिस्टर एनजी गोयल जो साइनिंग और एंगेजमेंट पार्टनर है। ड्यूरिंग द ऑडिट एनजी गोयल फुल्ली इन्वॉल्व थे और खाते फाइनलाइज होने के बाद उन्होंने क्या किया? ही हैड टू ट्रैवल फॉर सम अर्जेंट वर्क फॉर अ मंथ आउटसाइड इंडिया। तो जी आज वो ऑडिट तो कंप्लीट कर गए पर वो ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ऑडिट रिपोर्ट पर हम साइन किससे कराएंगे? बेटा किसी और पार्टनर से करा लो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो राइट आंसर क्या आएगा? एनी अदर पार्टनर बीइंग अ सीए कैन साइन द फाइनेंशियल। तो बेटा किसी और सीए से करा लेंगे जो यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। चलिए अगला आ रहा है जी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। ये जनवरी 25 के पेपर में आया था। मैं चाहूंगा आप यहां पर वीडियो को पॉज करें और इसको एक बार खुद से जरूर सॉल्व करना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। चलिए आई होप आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया हो। अब खुद भी सॉल्व करते हैं। तो कह रहे टू हुम शुड हैव मिस्टर रोहन इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज रेजिग्नेशन। तो यहां पर ऑडिटर रिजाइन कर गया है, उन्हें अपने रेजिग्नेशन की जानकारी किस किस को देनी चाहिए थी और उसका पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस क्या है? सेक्शन 140 कहता है अगर ऑडिटर रेजिग्नेशन लेटर ना दे तो उस पर जो पनिशमेंट लगती है वो लगती है उसकी रेम्यूनरेशन या 50,000 व्हिचएवर इज लोअर, इतनी पेनल्टी आपको पे करनी पड़ती है। अगर आपने केस स्टडी पढ़ी होगी, केस स्टडी में आपको एक बात पता चलेगी, ऑडिटर की सैलरी है 5 लाख, तो 5 लाख या 50,000 व्हिचएवर इज लोअर, इतनी पनिशमेंट आप पर लगेगी। तो यहां पर आंसर में 5 लाख 5 लाख 50,000 50,000, तो या तो बी ठीक है या डी ठीक है। और बी कह रहे जी उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था रजिस्ट्रार को, तो इसलिए पेनल्टी है 50,000 की। अगला कह रहे जी कंपनी के साथ साथ उसे इन्फॉर्म रजिस्ट्रार एंड सीएजी को भी करना चाहिए था, इसलिए पेनल्टी 50,000 है। और अगर आप केस स्टडी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो कंपनी है जेके लॉजिस्टिक्स, ये आपकी एक गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि इसके बारे में अगर देखा जाए तो यहां पर आपको जो इसका स्टेक दिया गया है, तो जेके लॉजिस्टिक्स इज लीडिंग कंपनी 5.75%। हाँ जी, तो एक कंपनी आपको दी गई है आरके लॉजिस्टिक। आरके लॉजिस्टिक्स में मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर 51% या उससे ज्यादा होल्ड कर रही है, तो आरके लॉजिस्टिक तो गवर्नमेंट कंपनी है। और क्योंकि जेके लॉजिस्टिक्स इसकी सब्सिडरी है तो ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो इन कंपनीज के अंदर जो रेजिग्नेशन लेटर है आरओसी के साथ साथ किसको भेजा जाएगा? सीएजी को। अगले सवाल ने पूछा इन दोनों कंपनीज का स्टेटस क्या है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया, दोनों की दोनों कंपनीज आपकी क्या है? गवर्नमेंट कंपनीज। एंड लास्टली क्वेश्चन कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एक्ट कैरिड आउट बाय मिस्टर अविनाश द पार्टनर ऑफ न्यू ऑडिट फर्म, what can you infer about the appointment of AG and Associates as auditor of JK Logistics? It is valid since indebtedness is within the limit। तो ये जी यहां पर एक नई फर्म को अपॉइंट किया गया होगा, उनकी एक बार indebtedness चेक कर लेते हैं कितनी है। तो जी नई फर्म ने इस कंपनी से 3.5 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है। ध्यान रखना 141 के अंदर indebtedness कितनी अलाउड होती है? 5 लाख की। तो अगर 3.5 लाख का लोन है काम चलेगा। एंड साथ ही साथ यहां पर क्या कह रहे हैं, अच्छा नहीं माई मिस्टेक, 3.5 लाख एंड साथ में एक और इंडेटनेस है 1.49 लाख। तो टोटल इंडेटनेस मिलाकर यहां पर कितनी होगी हमारी? 4.99 लाख। 5 लाख से कम ही है तो इंडेटनेस विद इन लिमिट है, तो यहां पर आप बिल्कुल अपॉइंट कर पाएंगे। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आते हैं जी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। पहला सवाल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मूनलाइट लिमिटेड के जो एक लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने मिस्टर टेल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया है विद इन 30 डेज। बहुत बढ़िया, सही था। और इन्होंने फर्स्ट एजीएम तक अपना ऑफिस भी होल्ड किया। एट द फर्स्ट एजीएम मिस्टर टेल वाज रीअपॉइंटेड टू होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम
टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ, ये भी ठीक है। तो जी मेंबर ने छठी एजीएम तक उनको अपॉइंट कर दिया। आगे अब कुछ सवाल आ रहे हैं, जवाब आप देंगे। क्या जो मिस्टर टेल का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया था, क्या वो वैलिड था? बिल्कुल। फिर मेंबर ने जो फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट किया, क्या वो वैलिड है? वो भी वैलिड है। इन केस मिस्टर बेल चार्टेड अकाउंटेंट वाज अपॉइंटेड एज ऑडिटर एट द फर्स्ट एजीएम टू होल्ड ऑफिस टिल फिफ्थ एजीएम, दैट इज 4 ईयर। अगर ऐसा किया होता ये इनवैलिड होता, बिकॉज ऑडिटर अपॉइंट होगा तो 5 साल के लिए ही होगा। अगला सवाल, पीकेसी लिमिटेड वांट्स टू अपॉइंट मिस्टर प्रवीण कुमार अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और वो ऑडिटर साहब से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। ऑडिटर सर्टिफिकेट में क्या क्या बताएगा कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, डिसइंटरेस्टेड नहीं है, अपॉइंटमेंट एज पर टर्म है, लिमिट है, कौन कौन से केसेस पेंडिंग है, वो वाली बातें सर्टिफिकेट में बतानी है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं सीएएम एक ऑडिटर है और वो एसएमएन कंपनी और एमएलएन कंपनी दोनों के अंदर पार्टनर है, और आज एसएमएन कंपनी एक लिस्टेड कंपनी का 7 साल से ऑडिट कर रही है, तो वो और कितने साल कंटिन्यू कर पाएगी? 3 साल। और कूलिंग पीरियड के दौरान क्या ये दूसरी कॉमन पार्टनर वाली फर्म को आप अपॉइंट कर पाओगे? नो, कूलिंग पीरियड में कॉमन पार्टनर वाली फर्म भी नहीं आएगी। अगला कह रहे जी गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कैसे आता है? तो फर्स्ट और सब्सिक्वेंट दोनों ऑडिटर का लॉ आप लिखोगे। अगला कह रहे हैं अगर ऑडिटर रिजाइन कर चला जाए तो उसकी वैकेंसी कैसे फिल होगी? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेंगे 30 दिन में, पर ध्यान रखना रेजिग्नेशन का केस है तो अगले 3 महीने में मेंबर से अप्रूवल भी आपको लेना पड़ेगा। अगला सवाल भी सेम आ गया। आज XYZ एक न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी जिसको सीजी ओन करती है, तो इसका पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी 60-30-60, तो सीएजी 60 दिन में, वरना डायरेक्टर 30 दिन में, वरना मेंबर 60 दिन में। अगला सवाल, मिस्टर कमल ऑडिटर है XYZ लिमिटेड जो एक गवर्नमेंट कंपनी है, रिजाइन कर चले गए, तो ऐसे केस में वैकेंसी कौन फिल करेगा? बेटा सीएजी फिल करेगा 30 दिन में। और अगर एक नॉर्मल कंपनी होती बोर्ड फिल करता 30 दिन में, पर उस केस में 3 महीने में मेंबर से अप्रूवल लेना था। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मिस्टर यश एक पार्टनर है and he is in charge of PQR firm. Firm is appointed as auditor of AK Company Limited, एक listed company. Mr. Yash retires from PQR firm and after some time join Gupta and Gupta. तो जी मिस्टर यश पुरानी फर्म से रिटायर करके एक नई फर्म को ज्वाइन कर लिए, तो क्या कूलिंग पीरियड के दौरान ये नई वाली फर्म ऑडिट कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर पार्टनर पुरानी फर्म से रिजाइन करके एक नई फर्म ज्वाइन करता है, उसको भी कूलिंग पीरियड के दौरान ऑडिट करना अलाउड नहीं होता। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ध्यान से आंसर करना। लेमन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक एलएलपी है जिसमें CALM एंड CAN पार्टनर है, 3 पार्टनर आपको दिए गए। मैसेस बिग लिमिटेड का ऑडिट 6 साल से कर रहे हैं। पहला सवाल तो ये कह रहा है और कितने साल तक ऑडिट कर पाएंगे? बेटा 4 साल तक और कर पाएंगे। फिर कह रहा है उसके बाद कूलिंग पीरियड कितना होगा? 5 साल का। फिर कह रहा है जी क्या कूलिंग पीरियड के दौरान ड्यू एंड कंपनी, और क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ड्यू एंड कंपनी एक ऐसी फर्म है जिसमें CAM कॉमन पार्टनर है, तो क्या वो ऑडिट मैसेस बिग लिमिटेड का कर पाएगी? नहीं। कूलिंग पीरियड के दौरान आप उस कंपनी का ऑडिट तो नहीं कर सकते, पर सर क्या उस कंपनी की किसी दूसरी सब्सिडरी का ऑडिट कर सकते हैं? वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगला सवाल इंटरेस्टिंग है, वो क्या कह रहा है? सर लेमन एंड कंपनी 5 साल की कूलिंग पीरियड में स्टैट्यूटरी ऑडिट तो नहीं कर सकती, पर अगर इंटरनल ऑडिट करना चाहे क्या वो अलाउड हो जाएगा? वो बिल्कुल अलाउड है। अगला सवाल कह रहे हैं एबीएन एसोसिएट्स एक फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वाज रीअपॉइंटेड एज ऑडिटर एट द एजीएम ऑफ एक्स लिमिटेड, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आज उन्हें रिमूव करना चाहते हैं। रिमूव करने के लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई गई और आज मेंबर्स ने उनको रिमूव कर दिया, एंड मेंबर कह रहे जी बाद में सीजी से अप्रूवल भी ले लेंगे। क्या ये ठीक है? नहीं जी, सीजी का अप्रूवल पहले आता है, तो बोर्ड मीटिंग आएगी, फिर सीजी का अप्रूवल आएगा, फिर आप मेंबर के पास जाओगे, तो ये एकदम गड़बड़ था। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और पेपर में आएगा, तो जो जवाब मैं बता रहा हूं वही जवाब आपको लिखना है, पर वो जवाब गलत है, मैं पहले ही कह रहा हूं। पर आईसीआई वही आंसर लिखता है, पेपर में आप भी वही आंसर लिखेंगे, पर उसमें गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है वो भी सिखा देंगे। तो एक कंपनी यहां पर आ रही है अभियोगिक, 1000 मेंबर हैं जिनकी टोटल पेड अप कैपिटल है 1 करोड़ की। आज उसने एजीएम बुलाई है 21 अगस्त को, और 2 जुलाई को, दैट इज एजीएम से 14 डेज पहले कंपनी के 60 मेंबर्स ने एक स्पेशल नोटिस दिया जिनकी एग्रीगेट वैल्यू है 7 लाख। तो बड़ा स्पेशल नोटिस के लिए मेंबर के पास कितना होना चाहिए? या तो 1% या 5 लाख, यहां दोनों ही कंडीशन मीट हो रही है, बिकॉज 1% था 1 लाख और 5 लाख, तो इतना तो मेंबर की यहां पर पेड अप कैपिटल थी कि वो स्पेशल नोटिस दे पाए। तो उन्होंने कंपनी को स्पेशल नोटिस देकर कह दिया कि जी आने वाली मीटिंग के अंदर हम विद्या एंड कंपनी को अपॉइंट नहीं करेंगे। विद्या एंड कंपनी, अच्छा सॉरी, हम विद्या एंड कंपनी को अपॉइंट करेंगे, और जो कंपनी के एग्जिस्टिंग ऑडिटर है चैपल एंड कंपनी, जिनको 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया था और आज उनका 4 साल पूरा हो जाएगा, हम उन्हें हटा करके एक नई फर्म को लेकर आएंगे विद्या एंड कंपनी। मेंबर ने स्पेशल नोटिस दे दिया, और फिर क्या हुआ? सच अ नोटिस फॉर रेजोल्यूशन, कंपनी ने चैपल एंड कंपनी को ये बात बताई दी कि भाई ऑडिटर साहब आपको हटाने की बातें हो रही है। ऑडिटर को ये बात बता दी गई, ऑडिटर ने अपनी रिप्रेजेंटेशन कंपनी को दी, पर ऑडिटर की रिप्रेजेंटेशन आई काफी लेट। अब सबसे पहला सवाल, क्या स्पेशल नोटिस वैलिडली आया? बिल्कुल। और अगला, अगर ऑडिटर ने अपनी सफाई लेट पेश करी है तो फिर कंपनी क्या करे? उसकी रिप्रेजेंटेशन मीटिंग में रीड आउट कर देंगे एंड कॉपी फाइल कर देंगे आरओसी के पास। पेपर में ये लिखना है, पर ये आंसर गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहां पर सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 टेक्निकली लग ही नहीं रहा।
क्यों नहीं लग रहा? बिकॉज ऑडिटर यहां पर रिटायर ही नहीं हो रहा। 5 साल के लिए अपॉइंट किया था और अभी तो 4 ही साल पूरे हुए हैं, तो ये तो रिमूवल ऑफ द ऑडिटर का केस हो गया। पर अगर पेपर में सवाल आएगा आप यही आंसर लिख करके आएंगे, बट दिस इज रॉन्ग, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन आ रहा है 141 के डिस्क्वालिफिकेशंस का, फटाफट से आंसर करिएगा। मिस्टर राम जो सीए शाम के भाई हैं, उन्होंने कंपनी के अंदर 1,20,000 रुपए के मार्केट वैल्यू के शेयर खरीदे हैं, जिसकी फेस वैल्यू मात्र 95,000 है। तो अपने को फेस वैल्यू चेक करनी है, क्या आप ऑडिट कर पाएंगे? कर पाएंगे। मिसेस सीता दैट इज सीए की वाइफ ने 75,000 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर खरीदे हैं। करो जी, ऑडिट करो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर फेस वैल्यू कल को बढ़कर 1.5 लाख हो जाए और मार्केट वैल्यू सिर्फ 95,000 है, फिर ऑडिट नहीं कर पाओगे। बट डोंट वरी, 60 डेज का करेक्टिव एक्शन लेने का मौका आपके पास है। अगला क्वेश्चन कह रहे जी, मिस्टर प्रकाश एक प्रैक्टिसिंग सीए हैं एंड मिस्टर आकाश जो उनके रिलेटिव हैं, वो एबीसी लिमिटेड में 70,000 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर होल्ड करने। कोई दिक्कत नहीं जी, ऑडिट करो, क्योंकि सिर्फ 70,000 है। आगे कह रहे जी, रमेश एक प्रैक्टिसिंग सीए हैं और 6 लाख रुपए की इंडेटनेस है, तो ऑडिट नहीं कर पाएंगे जी, 5 लाख रुपए तक की इंडेटनेस अलाउड है। आगे कह रहे जी, ऑडिटर की वाइफ एक कंपनी के अंदर नॉर्मल स्टोर कीपर है, डायरेक्टर या केएमपी नहीं है, तो क्या आप ऑडिट कर सकते हो? कर सकते हो। डायरेक्टर केएमपी होती तो ऑडिट नहीं कर पाते। अगला कह रहे जी, मिस्टर रमन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिटर की तरह अपॉइंट हुए सूर्या डिस्ट्रीब्यूटर्स में, जिसकी एजीएम हेल्ड हुई थी अगस्त 2020 में। उन्होंने असाइनमेंट एक्सेप्ट भी किया लेटर ऑन नवंबर में। बड़े ध्यान से समझना, तो ऑडिटर ने बाद में क्या किया, उन्होंने एज अ पार्टनर ज्वाइन किया है एक कंसल्टेंसी फर्म को, जिसमें मिस्टर सोम भी एक पार्टनर है और मिस्टर सोम इस कंपनी के फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव हैं। आज आपको बताने की क्या दिक्कत है? बेटा बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज जैसे ही ये पार्टनर बने, हम क्या कहेंगे, अब ये एम्प्लॉय या पार्टनर बन गए हैं कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय के। तो आज अगर आप पार्टनर या एम्प्लॉय बन जाओ, ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी के, तो आप हो जाओगे डिस्क्वालीफाइड। तो यहां डिस्क्वालीफाई हो गए हो और आपका ऑफिस क्या हो जाएगा? विकेट। अगला कह रहे थे, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड खुद चाहते हैं कि वो मिस्टर आकाश को फर्स्ट ऑडिटर की तरह अपॉइंट कर दे। कैसे कर देंगे जी? सारे डायरेक्टर्स मिलकर के अपॉइंट करते हैं, अकेले एमडी अपॉइंट नहीं कर सकते। मिस्टर अभी आज कुछ सिक्योरिटी होल्ड कर रहे हैं अभिमान लिमिटेड की मात्र 1,000 रुपए की, क्या वो ऑडिट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ध्यान रखना, ऑडिटर खुद से 1 भी रुपए की सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता, रिलेटिव कॉल आउट था। अगला क्वेश्चन कह रहे थे, मिस्टर शेपरा एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उनके पास थोड़े से शेयर्स हैं एक्स लिमिटेड के। बेटा ऑडिट नहीं कर पाओगे, आपको 1 भी रुपए का शेयर होल्ड करना अलाउड नहीं है। मिस्टर शोभिक एक प्रैक्टिसिंग सीए हैं जिनका बिजनेस रिलेशन है प्राइमस होटल के साथ, पर होटल ने उनसे वही प्राइस चार्ज किया है जो होटल दूसरे कस्टमर से चार्ज करता है, दैट इज आर्म्स लेंथ प्राइस। तो ये बिजनेस रिलेशन में काउंट नहीं होगा, आप ऑडिट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे जी, मनिंदर एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड वो आज 2 लाख रुपए के शेयर होल्ड कर रहे हैं नरेंद्र लिमिटेड के, जो गजेंद्र लिमिटेड की एसोसिएट है। तो अगर आप कैश के अंदर 1 भी रुपए का सिक्योरिटी होल्ड करते हो, आप ऑडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहां ऑडिट करना पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज आपने 2 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू के शेयर होल्ड किए। अगला कह रहे जी, दिनेश एक सीए हैं जो उसी कंपनी गजेंद्र लिमिटेड को मात्र 99,000 ओ करते हैं, आप ऑडिट कर सकते हैं, बिकॉज 5 लाख तक की इंडेटनेस अलाउड थी। अगला कह रहे जी, राजेंद्र एक सीए हैं जिनको 2005 में एक कोर्ट ने फ्रॉड के लिए कन्विक्ट किया था और आज साल चल रहा है 2021-22, तो 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, अब वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, अब ऑडिट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे जी, क्या एक एलएलपी ऑडिट कर सकती है? बिकॉज बॉडी कॉर्पोरेट को तो ऑडिट करना अलाउड ही नहीं होता, पर बेटा एलएलपी उसकी एक्सक्लूजन है, एलएलपी ऑडिट कर पाएगी। अगला सवाल कह रहे जी, एक ऑडिटर ने कंपनी को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन करने की सर्विस प्रोवाइड करी है, क्या वो ऑडिट कर पाएंगे? द आंसर इज नो, बिकॉज सेक्शन 144 की ये एक बैंड सर्विसेज थी। एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, एबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर है मून एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के, एक इंक्वायरी में यह साबित हुआ कि उनके एक पार्टनर ने फ्रॉडलेंटली काम किया है एंड कोलैबोरेटेड इन फ्रॉड। आप कंपनी एक्ट का कौन सा प्रावधान लिखना चाहेंगे? बेटा यहां पर आपको मेंशन करना है 140 का सबसेक्शन 5 कि एनसीएलटी इस कंपनी का ऑडिटर कर सकता है रिमूव। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका ऑडिट एंड ऑडिटर। तो चैप्टर नंबर 10 यहां पर आपका होता है आपका रिवाइज। इसके बाद अब हमारा सिर्फ कंपनी एक्ट का एक लास्ट चैप्टर बचा है, दैट इज चैप्टर नंबर 11, जो बहुत समय नहीं लेगा बिकॉज वो आपका आता है फॉरेन कंपनी का। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉरेन कंपनी के साथ। चलिए बच्चों, करते हैं फिर अपना ये लास्ट टॉपिक स्टार्ट कंपनी सेट का, चैप्टर नंबर 11 फॉरेन कंपनी। अगर आप बुक के अंदर इस चैप्टर का नाम देखेंगे, द नाम इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड फॉरेन कंपनी एक टाइप ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होती है, बिकॉज फॉरेन कंपनी आप किस कंपनी को कहते हैं? सॉरी भाई, तो फॉरेन कंपनी बेटा एक ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को बोला जाता है जिसका इंडिया के अंदर एक प्लेस ऑफ बिजनेस होता है। तो जो कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है पर इंडिया के अंदर अपना एक प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन कर ले, ऐसी कंपनी को आप क्या बोलोगे? फॉरेन कंपनी। तब जाकर के वो फॉरेन कंपनी बनती है। पर आपके लिए एक सवाल, जब हमने चैप्टर नंबर 1 रिवाइज किया था, वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी, जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होती हैं वो हमारी कंपनी तो नहीं होती है, बिकॉज कंपनीज एक्ट की कंपनी का मतलब क्या होता है? जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई। तो एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के ऊपर तो कंपनीज एक्ट की बातें अप्लाई नहीं करती, पर अगर वो इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन कर ले तो वो बन जाती है फॉरेन कंपनी। एंड ध्यान रखना, क्या फॉरेन कंपनी भी हमारे लॉ के लिए कंपनी मानी जाती है? तो द आंसर इज नो।
इसके ऊपर भी हमारा पूरे का पूरा कंपनीज एक्ट ए टू जेड अप्लाई नहीं करता, पर मैंने आपको सिखाया था क्या फॉरेन कंपनी के ऊपर हमारे कंपनीज एक्ट की कुछ कुछ बातें लगनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी बातें लगनी चाहिए। कितनी कितनी बातें लगेगी यही चैप्टर आपको सिखाता है। तो आज ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये आपको यही बताएगा एक फॉरेन कंपनी के ऊपर हमारा कंपनी से कितना अप्लाई करेगा। एंड यहां पर सबसे पहले हमने वर्ड फॉरेन कंपनी का मतलब जाना था। तो फॉरेन कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया जिसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है। वो प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है उसने खुद एस्टेब्लिश किया हो, या हो सकता है किसी एजेंट के थ्रू एस्टेब्लिश किया हो। एंड वो प्लेस ऑफ बिजनेस आज के दिन में फिजिकल भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी अलाउड है। पर अगर बाहर वाली कंपनी इंडिया में आती है और इंडिया में सिर्फ आईएफएससी के अंदर अपनी सिक्योरिटी ऑफर करती है, तो उसे फिर हम प्लेस ऑफ बिजनेस में काउंट नहीं करते। एक छोटा सा एग्जम्पशन यहां पर मिल जाता है। अब सर अगली बात, इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब यहां पर क्या होता है? तो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मोड की भी एक डेफिनेशन एज पर रूल आई, एंड ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। कुछ एग्जांपल आपको दिए गए हैं। एक निमोनिक हमने बना रखा है टीडीएस ऑन बी2बी एंड बी2सी। तो अगर आप बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कवर्ड है। टेली मार्केटिंग, टेलीकम्यूटिंग, टेलीमेडिसिन, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन रिसर्च, वो भी कवर्ड है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, सब्सक्रिप्शन फॉर सिक्योरिटीज इन इंडिया, सिटीजंस फ्रॉम इंडिया, डेटा कम्युनिकेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सेटलमेंट, वेब बेस्ड मार्केटिंग, इनमें से कोई भी काम अगर बाहर वाली कंपनी इंडिया में रेंडर कर रही है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में कवर होगा। और ध्यान रखना, जिस भी वेबसाइट से वो ये काम रेंडर कर रहे हैं उस वेबसाइट का सर्वर इंडिया में है या इंडिया के बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप फॉरेन कंपनी कहला जाओगे। तो ये आपका मीनिंग आ गया था ऑफ द टर्म फॉरेन कंपनी। यहां पर एक और चीज का ध्यान रखना, जो प्लेस ऑफ बिजनेस होता है उसमें आप एक शेयर ट्रांसफर या रजिस्ट्रेशन ऑफिस को भी काउंट मानते हो। ये सेक्शन 386 ने आपको बताया था। मतलब अगर पेपर में सवाल आ जाए और वो कहे जी बाहर की कंपनी ने इंडिया में अपना सिर्फ शेयर ट्रांसफर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस ओपन किया हुआ है, तब भी वो फॉरेन कंपनी बन जाएगी। एंड साथ में कुछ कुछ बातों का और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये कहे कि बाहर की कंपनी का इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मीटिंग कर रही है, उस वजह से वो फॉरेन कंपनी नहीं बनती। अगर उसने इंडिया में एक एजेंट अपॉइंट किया, जो एजेंट कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर के आ रहा है, तो वो फॉरेन कंपनी बनेगी। पर अगर क्वेश्चन ये बोले कि सिर्फ एजेंट अपॉइंट किया गया है, कोई काम नहीं कर रहा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं ला रहा, उस वजह से वो फॉरेन कंपनी नहीं बनेगी। तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातों का आप ध्यान रखना। तो ये आपका मीनिंग आता है ऑफ द टर्म फॉरेन कंपनी। और जैसे ही आप फॉरेन कंपनी बनते हो, आप पर ये चैप्टर लगना स्टार्ट हो जाता है। और चैप्टर का सबसे पहला सेक्शन 379 आपको क्या सिखाता है? सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना, 379 आपको ये नहीं सिखाता कि कौन सी कंपनी फॉरेन होती है कौन सी नहीं, वो तो ऑलरेडी सेक्शन 2 सिखा चुका है। पर अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो आप एक ऐसी फॉरेन कंपनी हो सकते हो जो प्योरली फॉरेन है, मतलब वहां इंडियंस का कोई भी दबदबा नहीं है, या वो एक ऐसी फॉरेन कंपनी है जो बनी तो बाहर है, इंडिया में काम भी कर रही है, पर उसमें मेजॉरिटी जो पैसा है वो इंडियंस का लगा हुआ है। तो इन दोनों टाइप की फॉरेन कंपनी को ये चैप्टर थोड़ा सा बाइफरकेट करता है। वो कहते हैं जी अगर तो आप एक नॉर्मल प्योर फॉरेन कंपनी हो जिसमें इंडियंस का दबदबा नहीं है, तो ऐसी फॉरेन कंपनी को इस चैप्टर के सिर्फ सेक्शन 386 से लेकर 386 एंड 392 एंड 393 ये वाले सेक्शन फॉलो करने हैं। पर अगर आप एक ऐसी फॉरेन कंपनी हो जिसमें कम से कम, ध्यान रखना यहां पर एटलीस्ट 50% की पेड अप कैपिटल, पेड अप में इक्विटी भी देखनी है, प्रेफरेंस भी, किसने हेल्ड कर रखी है? या तो इंडियन सिटीजंस ने, या इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट ने, या इंडियन सिटीजंस एंड बॉडी कॉर्पोरेट ने मिल मिलाकर। तो अगर इन लोगों ने 50% की पेड अप कैपिटल होल्ड करी हुई है इन फॉरेन कंपनीज के अंदर, तो ये कंपनी रहेगी तो फॉरेन ही, पर इस कंपनी के ऊपर इस चैप्टर की सारी बातें अप्लाई करेंगी। एंड साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऐसी फॉरेन कंपनी के लिए कोई एक्स्ट्रा बातें कंपनीज एक्ट की अप्लाई करना चाहे तो सीजी अप्लाई कर सकता है, जैसे सीजी किसी इंडियन कंपनी के इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर कंपनीज एक्ट की बातें अप्लाई करता है। तो ध्यान रखना, यह सेक्शन फॉरेन कंपनी क्या होती है ये नहीं सिखा रहा। ये कह रहे जी अगर एक ऑर्डिनरी फॉरेन कंपनी हो तो चैप्टर के ये वाले सेक्शन लगेंगे, पर अगर आपकी फॉरेन कंपनी में एटलीस्ट 50% की पेड अप कैपिटल, ध्यान रखना बेटा यहां मोर देन 50 नहीं है, एटलीस्ट 50 है, और पेड अप में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों काउंट करेंगे, इस पर सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसी फॉरेन कंपनीज को ये चैप्टर पूरा का पूरा फॉलो करना है। साथ में कंपनीज एक्ट की जो भी एक्स्ट्रा बातें सीजी उसके लिए प्रिस्क्राइब कर दे एज इफ इट वर एन इंडियन बिजनेस ऑपरेशन, तो वो वाली बातें भी आपको फॉलो करनी पड़ जाती हैं। और जी जैसे ही कोई बाहर वाली कंपनी इंडिया में आकर काम करना स्टार्ट करेगी और अपना प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करेगी, इसी से अगले सेक्शन 380 ने क्या कहा, प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन होते ही अगले 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को आरओसी को एक फॉर्म फाइल कर बताना पड़ता है, फॉर्म FC1, कि देखो जी अब मैं इंडिया आ गई हूं, इंडिया आकर काम कर रही हूं, और इस फॉर्म के साथ नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स आपको चिपकाने पड़ते हैं। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट याद करना बड़ा जरूरी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, तो आपका अपने देश में जो भी मेमोरेंडम आर्टिकल है उसकी कॉपी आप आरओसी के पास फाइल करना, और अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन। साथ में आपका आपके देश में मेन एड्रेस कौन सा है वो बताना, इंडिया के अंदर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां होने वाला है वो बताना, आज से पहले इंडिया में कभी भी अगर आपने प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन एंड क्लोज किया था उसकी जानकारी भी आप प्रोवाइड करेंगे। साथ में आपके डायरेक्टर्स के प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स,
सेक्रेटरी के प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर, एंड इंडिया के अंदर आपको कम से कम एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना जरूरी है जो आपको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आप कंपनी बाहर की हो तो इंडिया में कोई एक ऐसा इंसान जरूर हो जो रेजिडेंट इन इंडिया है एंड उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव यहां पर बनेगा एंड कंपनी के बिहाफ पर सारे नोटिस वो इंसान रिसीव करता है। और ध्यान रखना, अगर आप कोई भी इंसान इस कंपनी को कोई भी नोटिस सर्व कर दे तो क्या वो नोटिस फॉरेन कंपनी पर सर्व मान लिया जाता है? बिल्कुल, यही बात आपका क्लैरिफाई करता है सेक्शन 383। तो अगर इंडिया के अंदर किसी भी पर्सन ने इस रिप्रेजेंटेटिव को कोई डॉक्यूमेंट सर्व कर दिया तो हम मानेंगे कि फॉरेन कंपनी पर भी वो डॉक्यूमेंट सर्व हो गया है। सेक्शन 383 ने भी ये वाली बात करी क्लैरिफाई। सर और कौन से डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं? बड़ा साथ में यहां पर जाता है एक डिक्लेरेशन, एंड उस डिक्लेरेशन में हम क्या कहते हैं कि ये जो भी डायरेक्टर है एंड जो भी रिप्रेजेंटेटिव है इन्हें कभी भी कन्विक्ट नहीं किया गया है इंडिया के अंदर अपना प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर्म या रजिस्टर करने के लिए। मतलब जो भी इस फॉरेन कंपनी के डायरेक्टर या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको कभी भी डीबार नहीं किया गया। अब इस पर पेपर में एक बार एक एमसीक्यू आया हुआ है, ध्यान रखना, ये जो डिक्लेरेशन जाता है ये सिर्फ डायरेक्टर और रिप्रेजेंटेटिव के लिए जाता है, सेक्रेटरी के लिए नहीं जाता। तो जो ये सेक्रेटरी है उसके लिए डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया जाता। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर सीजी कोई भी और बात अपने रूल से बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप फाइल करेंगे। एंड जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं फ्यूचर में अगर इन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी चेंज आता है उसकी जानकारी भी आप फाइल करते हैं इन फॉर्म FC2 विद इन 30 डेज। एंड जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स है ये इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो आपको इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा। अब ट्रांसलेशन कौन करेगा? या तो कोई एडवोकेट, अटॉर्नी, प्लीडर जो हाई कोर्ट के आगे अपीयर होने के लिए ऑथराइज्ड है, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो एफिडेविट पर लिख कर देगा हां जी मैंने ट्रांसलेशन किया है एंड आरओसी को लगता है कि वो कॉम्पिटेंट था ट्रांसलेशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्रेंच बेस्ड कंपनी है तो किसी ने अगर फ्रेंच लैंग्वेज का डिप्लोमा किया हुआ है और आरओसी को लगता है जी हां जी ये इंसान ट्रांसलेशन कर सकता है, उसका काम भी यहां पर चल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एक अमेंडमेंट भी थी जो रिसेंटली यहां पर आई थी, क्या सर ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कौन से आरओसी के पास करने हैं? थोड़ा जमाने से हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल किया करते थे आरओसी दिल्ली के पास, पर रिसेंटली यहां पर एक अमेंडमेंट आई और उसने क्या कह दिया, सेक्शन 380 के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आज के बाद एक फॉरेन कंपनी फाइल करेगी रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास, और इस चैप्टर के बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स बच जाते हैं वो अभी भी फाइल होते हैं आरओसी नई दिल्ली के पास। दैट इज चैप्टर के बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, वो अभी भी आरओसी नई दिल्ली संभालते हैं, पर ये जो सेक्शन 380 वाले डॉक्यूमेंट्स है ये फाइल किए जाते हैं आरओसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास। फिर है जी सेक्शन 381 जो आपका डील करता है अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन कंपनी, और इसने क्या कहा, फॉरेन कंपनी आपको भी इंडिया में अपना बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बुक्स अकाउंट्स तैयार करने पड़ेंगे हर फाइनेंशियल ईयर के शेड्यूल 3 के हिसाब से। पर आप जो खाते तैयार करोगे अपने दुनिया जहान के सारे कामों के नहीं करोगे, आप इंडिया में जितना काम कर रहे हो उसके खाते तैयार आपको करने पड़ेंगे। एंड जो ये बैलेंस शीट एंड पीएनएल आप तैयार करोगे ये ईयर एंड पर आरओसी के पास फाइल भी होता है, और आरओसी के पास कितने दिन में फाइल होगा? अब क्योंकि वो एजीएम तो करती नहीं तो उसको दिए गए 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और बाई चांस कोई डिले हो जाए तो आरओसी आपको 3 महीने तक का एक्सटेंशन यहां पर दे सकता है। और जब आप फाइनेंशियल फाइल करोगे उसके साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पर सवाल आता है सर क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे? जो भी डॉक्यूमेंट एक इंडियन कंपनी अकाउंट्स ऑफ द कंपनी के चैप्टर के हिसाब से अटैच करती है, फॉर एग्जांपल ऑडिट रिपोर्ट। अगला जी, अगर कंसोलिडेटेड खाते आपकी पेरेंट कंपनी ने बनाए थे उसकी कॉपी भी फाइल करना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की एक स्टेटमेंट, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो भी पैसा आपने इंडिया के बाहर भेजा है उसकी जानकारी, और कौन कौन से प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए खाते बनाए गए हैं ये स्टेटमेंट आपको अपने फाइनेंशियल्स के साथ आरओसी के पास फाइल करनी है। एंड साथ ही साथ इन खातों का ऑडिट करवाना भी ध्यान रखना। एंड ऑडिट कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए की फर्म, पर वो जो ऑडिट करेंगे ऑब्वियसली आपके सिर्फ इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस का करने वाले हैं, बाहर के ऑपरेशंस को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फिर आई जी सेक्शन 382, वो बात करता है डिस्प्ले की कि जी कंपनी को अपने कौन कौन से जगहों पर क्या क्या डिटेल मेंशन करनी है। तो इसने कहा कंपनी आपके जितने भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होंगे उनके बाहर आपको अपना नाम, आपका कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन और आपके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है ये बात मेंशन करनी पड़ेगी हर प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर, इंग्लिश लैंग्वेज में एंड वहां की एक लोकल लैंग्वेज में। और आपके जितने भी बिल हेड्स हैं, बिजनेस लेटर हैं, नोटिसेस हैं, ऑफिशियल पब्लिकेशन है, वहां भी ये तीनों चीजें मेंशन होंगी, पर उसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज से काम चल जाएगा, लोकल लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है। 383 आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जी अगर उस रिप्रेजेंटेटिव को कोई डॉक्यूमेंट सर्व हुआ फॉरेन कंपनी को सर्व मान लेंगे। 384 फिर आया और उसने कहा जी कंपनीज एक्ट के बस ये थोड़े से सेक्शन और हैं जो एक फॉरेन कंपनी को मानने पड़ेंगे। मतलब अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में डिबेंचर इशू करके पैसा रेज करती है 71 फॉलो करेगी, उसे भी अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है साल खत्म होते ही 60 दिन के अंदर अंदर इन फॉर्म FC4, एंड फॉरेन कंपनी आप पर भी CSR का सेक्शन लग जाएगा अगर इंडियन बिजनेस ऑपरेशन से आपकी नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट लिमिट से ज्यादा थी। आपको भी अपने खाते तैयार करने हैं इंडियन बिजनेस ऑपरेशन के। इंडिया में अगर आप कोई चार्ज क्रिएट करते हो किसी बैंक के फेवर में तो चार्जेस वाला चैप्टर भी आप पर लगेगा, और जैसे एक इंडियन कंपनी के अगेंस्ट MCA इंक्वायरी कर सकता है, सेम काम आपके भी इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस पर हो सकता है, उनकी इंक्वायरी इंस्पेक्शन करना यहां पर पॉसिबल हो जाएगा।
एंड कि जैसे एक इंडियन कंपनी कोई भी फॉर्म फाइल करती है तो फीस पे करती है, फॉरेन कंपनी आपको भी ये प्रिस्क्राइब फीस पे करनी पड़ेगी। एंड फॉरेन कंपनी कह रही जी इतने सारे कंप्लायंस तो लिख दिए, कंप्लायंस पूरा ना करूं तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा जी ज्यादा कुछ नहीं होगा, पेनल्टी लगा देंगे। और जैसे भाई हम फॉरेनर्स को हर जगह थोड़ा सा लूटने की कोशिश करते हैं, यहां भी लॉ मेकर ने वही कोशिश करी और कहा जी अगर एक फॉरेन कंपनी इस चैप्टर की किसी भी बात को ब्रेक करती है, मिनिमम फाइन है 1 लाख से 3 लाख, सही तो ठीक है, पर बेटा फर्दर फाइन कंटिन्यूइंग ऑफेंस में जो लगेगा वो लगेगा 50,000 रुपए पर डे विदाउट एनी अपर कैप। तो हर दिन का 50,000 का फाइन आप पर है और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 25,000 से 5 लाख का फाइन है, और फाइन तो लगेगा ही लगेगा। पर साथ में 393 ने क्या कहा, अगर किसी फॉरेन कंपनी फॉर एग्जांपल नोकिया ने आकर इंडिया में किसी पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और इसने कंप्लायंस पूरा नहीं कर रखा, तो सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा? लोने का नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एकदम वैलिड है, बढ़िया है। और इस कॉन्ट्रैक्ट की सबसे खास बात क्या है, क्योंकि ये नालायक कंपनी है, कंप्लायंस नहीं किया, तो अगर इंडियन पार्टी इस पर केस फाइल करना चाहे कर सकती है, पर यह किसी भी इंडियन पार्टी पर केस फाइल करने का अधिकार खो देगी। तो जब तक आप अपने कंप्लायंसेस पूरे नहीं करेंगे, आप किसी भी इंडियन पार्टी पर केस फाइल नहीं कर पाएंगे। यही बात 393 ने करी क्लैरिफाई। एंड जाते जाते 393A में सीजी को एक पावर मिल गई कि अगर सीजी चाहे वो किसी भी फॉरेन कंपनी को इस चैप्टर की बातों से एग्जाम्प्ट कर सकता है। और सीजी ने यही बात यहां पर लिख दी कि अगर कोई फॉरेन कंपनी सिर्फ आईएफएससी में आकर अपनी सिक्योरिटी इशू करती है और वहीं तक उसका दायरा सीमित है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए कि आप आईएफएससी गिफ्ट सिटी में आए और काम करें, हम ये वाले चैप्टर की बातें आप पर अप्लाई करेंगे ही नहीं, अगर आपका दायरा सिर्फ आईएफएससी में आकर सिक्योरिटी इशू करने तक सीमित है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो सर ये बीच में क्या बातें रह गई बेटा? अब जो बाकी के सेक्शंस बचे हैं ये आपके डील करते हैं फंड रेजिंग से। तो अगर बाहर की कंपनी इंडिया से पैसा रेज करना चाहती है, कैसे रेज करेगी? अरे सर हमने सेक्शन 41 पढ़ा था, वो कहता था इंडिया की कंपनी अगर बाहर से पैसा रेज करना चाह रही है, सीधे शेयर लिस्ट करना अलाउड नहीं है। इंडियन कंपनी क्या इशू करती है? जीडीआर। लाइकवाइज अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया से पैसा रेज करना चाहेगी तो डायरेक्टली सिक्योरिटी इशू नहीं करेगी, वो क्या इशू करेगी? अपने आईडीआर। तो उसके लिए एक सेक्शन बनाया गया 390, और 390 ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, पार्लियामेंट ने अपनी जिम्मेवारी सारी की सारी सीजी को दे दी और कहा सीजी आप रूल्स बनाकर बता देना कि एक बाहर वाली कंपनी इंडिया में आकर आईडीआर कैसे इशू करेगी, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या बातें बतानी है, क्या क्या डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, क्या क्या उसके कायदे नियम होंगे, सारी बातें बताएगा सीजी। बस एक इंटरेस्टिंग बात, आईडीआर इशू करना फॉरेन कंपनी को तो अलाउड है, पर साथ ही साथ एक ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को भी अलाउड है जिसका चाहे प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में ना हो। मतलब ये इस चैप्टर की ऐसी बात है जो सिर्फ फॉरेन कंपनी पर नहीं लगती, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया पर भी लगती है। तो कोई भी कंपनी इंडिया में आकर आईडीआर इशू कर सकती है, उसके लिए सीजी द्वारा बनाए गए प्रावधानों को फॉलो करेंगे। सिंपल। चलिए जी अगली बात बेटा, जैसा मैंने कहा बाहर की कंपनी इंडिया में आकर आईडीआर इशू करती है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, पर साथ ही साथ चैप्टर ने 387 में एक बात और बोल रखी है कि अगर कभी फ्यूचर में हमारी गवर्नमेंट ने बाहर की कंपनी को इंडिया में सीधे शेयर इशू करना अगर अलाउ कर दिया, तो उसका रास्ता कंपनीज एक्ट ने बनाया हुआ है कि जी अगर ये कभी अलाउ हो जाए तो फिर आपको क्या क्या कंप्लायंस करना है। मतलब अगर बाहर की कंपनी इंडिया में आकर अपने शेयर इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस लाना चाहती है, तो फिर 387 ने क्या कहा? अब जो आप 387, 388 और 389 पढ़ेंगे, ये आपको पूरा चैप्टर 3 की याद दिलाएगा। और याद आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा तो दिक्कत है। तो 387 क्या कह रहे हैं भाई? बाहर की कंपनी इंडिया में आकर जब प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो प्रोस्पेक्टस शुड बी डेटेड, ये बात आपने शायद पढ़ी थी सेक्शन 26 में। प्रोस्पेक्टस शुड बी साइंड, और प्रोस्पेक्टस में वही सारी बातें आप बताओगे जो एक इंडियन कंपनी एज पर सेक्शन 26 अपने प्रोस्पेक्टस में बनाती है। तो जैसे एक इंडियन कंपनी प्रोस्पेक्टस तैयार करती है, बाहर वाली कंपनी आपको भी वही सारी बातें बतानी है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट ये 5 बातें और आप अपने प्रोस्पेक्टस में बताते हो। कौन कौन सी बातें? इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, उसका मेमोरेंडम और आर्टिकल, कौन से कानून में वो अपने देश में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और इंडिया में किस जगह आकर ये इंस्ट्रूमेंट या कानून पढ़े जा सकते हैं, ये जानकारी भी प्रोस्पेक्टस में लिखोगे। पर ये 3 बातें बताने से आप बच सकते हो अगर इंडिया में आप ऑलरेडी 2 साल से काम कर रहे हो, बिकॉज फिर लोगों को आपके बारे में, आपके देश के बारे में, आपके एमओए एओए के बारे में पता होगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आप बच सकते हो देने से अगर आप 2 साल के बाद प्रोस्पेक्टस लाओगे। पर ये जो बाकी की 2 इंफॉर्मेशन है ये आपको हमेशा देनी है, चाहे काम करते हुए 2 सालों में या ज्यादा। तो डेट ऑन विच एंड कंट्री इन विच कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड, एंड अगर उसने इंडिया में जो प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश किया हुआ है तो उसके एड्रेस, ये 2 जानकारी आपके प्रोस्पेक्टस में हमेशा आनी चाहिए। तो अगर पेपर में सवाल आ जाए कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया प्रोस्पेक्टस कैसे बनाएगी, तो आप ये लिखेंगे डेटेड साइड, सेक्शन 26 वाली बातें। ये 5 बातें बतानी है, पर पहली 3 बातें बताने से आप बच सकते हो अगर काम करते हुए 2 साल हो गया। एंड लास्टली, जैसा सेक्शन नंबर
33 आपको बताता था कि कंपनियां प्रोस्पेक्टस इशू करना, उसके साथ शेयर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अब्रिश प्रोस्पेक्टस लगाना, पर अब्रिश प्रोस्पेक्टस की आवश्यकता नहीं होगी अगर आपने शेयर एप्लीकेशन फॉर्म अंडर राइटर को दिया है। सेम बात यहां पर आ गई कि नो पर्सन शैल इशू टू एनी पर्सन इन इंडिया शेयर एप्लीकेशन फॉर्म अनलेस द फॉर्म इज अकंपनीड विद प्रोस्पेक्टस। पर यह वाली बात अप्लाई नहीं करेगी अंडर राइटर के केस में। सेम बात यहां पर कॉपी पेस्ट कर दी गई। फिर आई जी 388, इसने भी सेक्शन 26 वाली बात ही कॉपी पेस्ट करी कि अगर फॉरेन कंपनी भी चाहे वो भी अपने प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट की एक रिपोर्ट लिख सकती है, बस वो एक्सपर्ट अपनी रिटन कंसेंट दे जिसको उसने कभी विड्रॉ नहीं किया हो और वो कंपनी के बनने में इंटरेस्टेड ना हो। एंड साथ ही साथ फॉरेन कंपनी अगर आप इंडिया में प्रोस्पेक्टस लाओगे तो आप पर भी 33 एंड 40 की बातें अप्लाई करेगी। बेटा 33 आपका था अब्रिश प्रोस्पेक्टस, तो वो एक फॉरेन कंपनी पर लगेगा, एंड 40 था लिस्टिंग का, तो आपको भी अपनी सिक्योरिटीज को करवाना पड़ेगा लिस्ट। एंड फाइनली सेक्शन 389 आया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। तो जैसे एक इंडियन कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस बनाकर सीधा पब्लिक को इश्यू नहीं करती, पहले आरओसी के पास फाइल करती है, तो फॉरेन कंपनी कल को अगर आप भी प्रोस्पेक्टस लाए, आप सीधा पब्लिक को इश्यू नहीं करोगे, आपको उसकी एक कॉपी आरओसी के पास फाइल करनी है। प्रोस्पेक्टस के फेस पर यह मेंशन करना कि पब्लिक तेरे को जो प्रोस्पेक्टस दे रहा हूं आरओसी के पास फाइल हो चुका है, और अगर एक्सपर्ट का कोई स्टेटमेंट उसके अंदर है, एक्सपर्ट की कंसेंट भी साथ में आएगी, और साथ में इस प्रोस्पेक्टस के आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। इस पर बहुत बार सवाल आया है कि अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में प्रोस्पेक्टस इशू करे तो उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। एक तो कॉपी ऑफ द एक्सपर्ट कंसेंट, तो जो एक्सपर्ट ने कंसेंट दिया, कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी एंड मैनेजर, तो जी एमडी मैनेजर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी कॉपी चिपकाएंगे। पिछले 2 साल में कंपनी ने जितने भी मैटेरियल कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में किए हैं उनकी कॉपी, पर अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में थे तो आप अवॉइड कर सकते हो। अंडर राइटिंग एग्रीमेंट की कॉपी, और अगर प्रोस्पेक्टस पर डायरेक्टर ने साइन ना करके अपने एजेंट से साइन करवाए, अटॉर्नी से, तो जो पीओए के थ्रू उसने ऑथराइज किया था उस पीओए की कॉपी भी आपको चिपकानी पड़ेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद करना। एंड फाइनली कल को जी फॉरेन कंपनी अगर आप इंडिया से अपना काम धंधा लपेट कर जाना चाहते हो तो ये कुछ प्रावधान है जो आप पर अप्लाई करेंगे। तो आपको एक तो वाइंडिंग अप के चैप्टर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे एक इंडियन कंपनी वाइंडिंग अप के चैप्टर का ध्यान करती है, फॉरेन कंपनी जब आप इंडिया का बिजनेस बंद कर जाओगे आपको भी वाइंडिंग अप के चैप्टर का ध्यान रखना है। और साथ में आप जब प्रोस्पेक्टस लाओगे, चाहे शेयर इशू करने के लिए चाहे आईडीआर के लिए, तो एक इंडियन कंपनी पर जो 34, 35, 36 लगता था, सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी, फ्रॉडुलेंट इंड्यूसमेंट, वही सारी पनिशमेंट आप पर भी अप्लाई कर जाएंगी अगर आपका प्रोस्पेक्टस मिसस्टेटेड है। दिस इज ऑल अबाउट आपका फॉरेन कंपनी। आते हैं जी फटाफट से इसके ईएफक्यूज पर और आज के सेशन को फिर करेंगे समाप्त। पहला सवाल कह रहे जी, मॉडर्न बुक्स पब्लिशर एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है यूके की, उसकी एक होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है बीटा पीरियोडिकल्स लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है और वो भी मैगजीन वगैरह प्रिंट करती है। बीटा पीरियोडिकल्स कह रही है जी मैं भी एक फॉरेन कंपनी हूं बिकॉज मैं बाहर वाली कंपनी की बॉस हूं। ये कौन से फॉरेन कंपनी हो जाएगी भाई, ये तो इंडिया में इनकॉर्पोरेट है, इंडिया की कंपनी सेक्ट में, तो आप तो एक नॉर्मल कंपनी हो, तो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फॉरेन कंपनी, चाहे आप उसकी बॉस ही क्यों ना हो। बिल्कुल। अगला कह रही जी विदेशी लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है और आज वो कलकत्ता वेस्ट बंगाल में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाह रही है। वेरियस डॉक्यूमेंट्स आरओसी को डिलीवर करना है। आपको बताने कितने दिन में डॉक्यूमेंट डिलीवर होते हैं, विद इन 30 डेज। तो 30 डेज में आप डिलीवर करेंगे। एंड किसके पास डिलीवर करेंगे, अगर तो बेटा पेपर में आपके पास नई दिल्ली ही लिखा है तो आप नई दिल्ली टिक कर देना। हालांकि अब इसका राइट आंसर क्या है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। तो विद इन 30 डेज सीआरसी अगर ऑप्शन आता है वो टिक करना, अगर ऑप्शन में नहीं आ रहा आज के दिन भी आप आरओसी नई दिल्ली पिक कर देना। एंड बेटा ये वही सवाल आ गया जो मैं कह रहा था कि जब फॉरेन कंपनी इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश करती है 30 दिन में एक डिक्लेरेशन फाइल करती है। वो डिक्लेरेशन किस किस के लिए फाइल होता है, डायरेक्टर एंड रिप्रेजेंटेटिव के लिए, सेक्रेटरी के लिए नहीं करना होता। तो अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे, यहां पर मिस लवीना कंपनी की एक सेक्रेटरी आपको दी गई है, तो उनके लिए डिक्लेरेशन नहीं जाएगा। दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कि सारे डायरेक्टर और रिप्रेजेंटेटिव के लिए डिक्लेरेशन जाता है, सेक्रेटरी के लिए नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई, तो आज एक फॉरेन कंपनी है, उसने अपने बैलेंस शीट पीएनएल तैयार किए हैं। कितने दिन के अंदर ये बैलेंस शीट पीएनएल आपको आरओसी के पास फाइल करने होते हैं, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे ही साल खत्म होगा 6 महीने के अंदर, और आरओसी चाहे तो कितना एक्सटेंशन और दे सकता था, 3 महीने का एक्सटेंशन और मिलता। क्वेश्चन कह रहे जी रॉबर्टसन लिमिटेड एक थाईलैंड की कंपनी है, इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस टेली मार्केटिंग से कर तो रही है, तो बताइए जी क्या इसको फॉरेन कंपनी मान लेंगे, बिल्कुल नो डाउट। अगला कह रहे जी एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ XYZ लिमिटेड, जो यूके में बनी है और इंडिया में शेयर ट्रांसफर ऑफिस है, उसे भी प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाता है एज पर 386, तो आप भी फॉरेन कंपनी बन जाओगे। अगला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है कि यूके बेस्ड कंपनी है, इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू कोर्सेज सेल कर रही है और उसका मेजरली जो काम है इंडिया से ही आ रहा है,
तो इंडिया में कोई फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस तो नहीं है, पर ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर रहे हैं और उसका 100% बिजनेस इंडिया से ही आ रहा है। तो कंपनी बाहर की है, बिजनेस इंडिया में इलेक्ट्रॉनिकली कर रही है। क्या ये फॉरेन कंपनी हो जाएगी? बिल्कुल। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका आंसर क्या होता अगर इस कंपनी की 55% पेड अप कैपिटल इंडियन सिटीजन होल्ड करते? तो बड़ा फॉरेन कंपनी तो रहती, पर 379 के हिसाब से इसे इस चैप्टर की सारी बातें और साथ में सीजी द्वारा प्रिस्क्राइब एडिशनल बातें भी फॉलो करनी पड़ जाएंगी। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, इस टाइप का सवाल आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक कंपनी है आरएफसी लिमिटेड, सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है। कंपनी की इश्यूड कैपिटल आपको दी गई है 5 लाख शेयर $100 100 ईच, जिसमें से 4 लाख तो इक्विटी शेयर है, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है। इश्यूड कैपिटल फुल्ली पेड अप है एक्सेप्ट 5000 प्रेफरेंस शेयर, जिन पर सिर्फ $50 ही पे हुआ है। तो सबसे पहले आपको कंपनी की क्या चेक करनी है? पेड अप कैपिटल। तो 4 लाख इक्विटी शेयर $100 ईच फुल्ली पेड अप है, 1 लाख में से 95,000 प्रेफरेंस $100 फुल्ली पेड अप है और 5000 प्रेफरेंस $50 ही पेड अप है। तो बेटा इस कैलकुलेशन से सबसे पहले तो आप कंपनी की टोटल पेड अप कैपिटल कैलकुलेट करोगे। फिर उसने कहा कि जो इश्यूड कैपिटल के बारे में, इसके बाद वो कह रहे जी आरजेडब्ल्यू एक इंडियन सिटीजन कंपनी के 26,000 प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रहे हैं, जिसमें से 1100 पार्टली पेड अप वाले हैं। तो इन इंडियन सिटीजन के पास 1100 प्रेफरेंस शेयर तो $50 वाले हैं और बाकी जो बच गए 24,900 शेयर वो $100 वाले हैं। चलो जी बढ़िया। और रॉन्टेल लिमिटेड एक कंपनी है, वो इस कंपनी के 2,23,500 इक्विटी शेयर होल्ड करती है, $100 वाले फुल्ली पेड अप वाले। आपको बस ये बताना है इस कंपनी के ऊपर ये चैप्टर पूरा का पूरा लगेगा सिलेक्टिवली, तो ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और कैलकुलेशन कर ये देख लेना इंडियंस के पास कितना परसेंट है। जब आप फाइनल आंसर निकालोगे तो इनके पास बेटा 50% या उससे ज्यादा ही आंसर आएगा। दैट इज वाई इस पर ये चैप्टर पूरे का पूरा कर जाएगा अप्लाई। अगला क्वेश्चन कह रहे जी एक फॉरेन कंपनी है टोक्यो की, इंडिया में आकर अपना प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश कर रही है। वो पूछ रही है जी मुझे आरओसी के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, 380 वाली बात है आप मेंशन करोगे। अगला क्वेश्चन कह रहे जी फॉरेन कंपनी के ऑडिट के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहोगे? तो ऑडिट करवाना पड़ेगा सीए या फर्म ऑफ सीए से, एंड स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होगा? इंडियन बिजनेस ऑपरेशन। आगे कह रहे जी गेटो लिमिटेड एक कंपनी है सिंगापुर की, इंडिया के अंदर ब्रांच ऑफिस खोला हुआ है कलकत्ता में। उसका लीगल डिपार्टमेंट कह रहे जी कंपनी एक्ट के प्रावधान बताओ रिगार्डिंग द फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल। तो आप लिखना जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे शेड्यूल 3 के हिसाब से, वो सारे डॉक्यूमेंट अटैच होंगे, कॉपी फाइल करनी पड़ेगी 6 महीने में, आरओसी मेहरबान है 3 महीने का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। अगला कह रहे जी अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन फ्रांस लिमिटेड लायबिलिटी है, एस्टेब्लिश किया है ऑफिस बड़ौदा में एंड वहां से बिजनेस एक्टिविटी भी कर रही है। 382 के हिसाब से वो ये पूछ रही है जी उसने प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर अपना नाम लिख दिया और नाम लिखा है सिर्फ इंग्लिश लेटर में, क्या ठीक है? ठीक नहीं है, क्योंकि नाम भी लिखना पड़ेगा, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी, लायबिलिटी लिमिटेड है, तीनों बातें, और इंग्लिश के साथ साथ आपको लोकल लैंग्वेज में भी ये बात लिखनी पड़ेगी। अगला सवाल, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट मस्ट बी अनेक्स टू द प्रोस्पेक्टस? तो 389 में वो जो प्रोस्पेक्टस के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने थे, एमडी का कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल के सारे मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं थे, अंडरराइटिंग की कॉपी, पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी एंड एक्सपर्ट का कंसेंट, ये सारे आप मेंशन करेंगे। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन इज जेड लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है, जापान में बनी है, हैदराबाद में प्लेस ऑफ बिजनेस है, भारतीय इंडियन सिटीजन इस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्ड करते हैं जो पेड अप कैपिटल का 10% है, और कुछ और इक्विटी शेयर भी एक इंडियन कंपनी के पास है 45%। तो कुल मिलाकर 55% जो है वो यहां पर होल्ड किया गया है। आगे कह रहे जी इन एडिशन टू दिस कंपनी 380 वाले डॉक्यूमेंट्स आरओसी को 30 दिन में फाइल करना भूल गई। तो आपको बताना है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कंपनी के द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स पर। तो अगर कंपनी ने फाइलिंग नहीं करी तो क्या कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड है या इनवैलिड? कॉन्ट्रैक्ट्स तो एकदम वैलिड है। और क्या इंडियन पार्टी कंपनी पर केस फाइल कर सकती है? बिल्कुल। पर क्या कंपनी इंडियन पार्टी पर केस फाइल कर पाएगी? द आंसर इज नो। तो ये सेक्शन 392 एंड 393 आप मेंशन करेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट आपका फॉरेन कंपनी। एंड इसी के साथ हमारा जो ये फाइनल ईयर रिवीजन था जो हमने स्टार्ट किया था, आपका पूरा का पूरा फाइनल ईयर रिवीजन यहां पर होता है समाप्त, जिसमें आपके 5 पार्ट्स आए, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5, एंड जहां पर आपका पूरा कंपनीज एक्ट का पोर्शन करवाया गया रिवाइज। सारा का सारा कंपनीज एक्ट आपका रिवाइज होगा जो आपके सिलेबस के 15 में से 11 चैप्टर्स कंप्राइज करता है। तो 11 चैप्टर्स की रिवीजन यहां पर आपने कर ली है। इसी के साथ इस सेशन को यहां पर समाप्त करते हैं। जैसा आपको ये सेशंस लगा हो, फीडबैक जैसा भी हो, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंचे, मतलब शुरू से एंड तक आपने सारे सेशंस देखे, सो डू लेट मी नो आपका फीडबैक। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हम ये पांचों के पांचों पार्ट्स को कंसोलिडेट करके एक सिंगल वीडियो बना दे, वो भी आप मेरे को बताइएगा। दैट ऑल्सो कैन बी डन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए। विशिंग यू गाइस ऑल द सक्सेस।